हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की जो विस्तास बुक है उसके सभी चैप्टर्स को हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझेंगे। वीडियो एंड होते होते आपको जो विस्तास बुक है बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी, आपको सारे चैप्टर आसानी से समझ आ रहे होंगे। आगे बात करें, फ्री पीडीएफ नोट्स जो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे जिसका नाम है क्लास 12th ESPN ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। बात करें फर्स्ट चैप्टर की जिसका नाम है द थर्ड लेवल। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होता है, ठीक है। ये है, अगर बात करूं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो जो ये द थर्ड लेवल स्टोरी है ना अपनी, एक साइकोलॉजिकल और एक साइंस फिक्शन स्टोरी है ये, जो कि एक्सप्लोर करती है टाइम ट्रैवल के थीम को, एस्केपिज्म को। एस्केपिज्म मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ब्लेंडिंग ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी, यानी कि जो हम ड्रीम देख रहे हैं, जो हमारा सपना मन ही मन चल रहा है, जब उसको रियलिटी चेक मिलता है, यानी कि फैंटेसी और रियलिटी आपस में मिल जाए। तो ये जो थीम है ना, ये हमको जो चैप्टर बताता है ना, इन थीम्स पर जो है चैप्टर बेस्ड है द थर्ड लेवल। आगे बात करें, जो स्टोरी है फॉलो करती है चार्ली को, जो कि एक 31 ईयर ओल्ड का आदमी है, मैन है, who discovers a mysterious third level at Grand Central Station in New York that seemingly transports him to the year 1894। तो जो चार्ली है भाई, ये एक मिस्टीरियस थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर भाई फाइंड कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है, जो कि न्यूयॉर्क में है। और इसको जो ये जो थर्ड लेवल है कहाँ ले जाता है भाई, प्रेजेंट टाइम से इसको पास्ट में ले जाता है, जो कि 1894 में ले जाता है ना। तो अब यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, आपको पूरी स्टोरी एंड होते होते पता चल जाएगा। हाउएवर द स्टोरी लीव्स द रीडर क्वेश्चनिंग वेदर दिस थर्ड लेवल ट्रूली एग्जिस्ट और जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, कि भाई चार्ली की इमेजिनेशन उसका प्रोडक्ट है या सही में एग्जिस्ट करता भी है। आगे चलो, अब बात करें। अब जो नरेटर है चार्ली क्लेम करता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे एक थर्ड लेवल है, इवन दो ऑफिशियली देर आर ओनली 2 लेवल्स, ठीक है ना। ऑफिशियली अगर बात करें तो वहाँ पर 2 ही लेवल है, लेकिन चार्ली क्लेम करता है कि वहाँ पर कौन से लेवल है, कितने लेवल है, 3 लेवल है। ही हैज डिस्कस्ड दिस विद अ साइकेट्रिस्ट, तो उसका फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट, ठीक है ना, सैम नाम है उसका। तो वो डिसमिस कर देता है, वो डिसमिस कर देता है इस चार्ली की बात को, क्या कहकर कि वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ठीक है, मतलब कि जागते हुए सपने देखना। तो इसको ऐसे कहकर जो है इसकी बात को इग्नोर कर देता है, मना कर देता है, मीनिंग दैट चार्ली इज सिंपली डे ड्रीमिंग, मतलब दिन में सपने देख रहा है, ठीक है ना। टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ की जो हार्श रियलिटीज है ना उससे बचने की कोशिश कर रहा है और दिन में सपने देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन कहता है, उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो कहता है, ध्यान रखना, और इसकी बात को इग्नोर कर देता है, डिसमिस कर देता है। आगे बात करें, चार्ली की जो वाइफ है लुइसा, वो भी भाई कंसर्न, चिंता दिखाती है, जो कि चार्ली जो क्लेम कर रहा है उसके लिए। डिस्पाइट अदर्स डाउटिंग हिम, चार्ली इंसिस्ट दैट एट द थर्ड लेवल इज रियल, ठीक है। सब उस पर डाउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चार्ली उस पर अड़ा रहता है कि जो थर्ड लेवल है वो एग्जिस्ट करता है और वो रियल है, ठीक है भाई। आगे बात करें, वन इवनिंग चार्ली इज रशिंग होम फ्रॉम वर्क, ठीक है, एंड एंटर्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू टेक द सबवे, है ना भाई। तो चार्ली बहुत रशिंग जल्दबाजी में होता है, जो कि अपने काम से घर आ रहा होता है वो। और वैसे तो वो नॉर्मल बस वगैरह से जाता है, लेकिन उस टाइम उसको जल्दी जाना था घर पे, तो वो क्या कर रहा होता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में चले जाता है सबवे लेने के लिए, ठीक है भाई। ही एक्सीडेंटली टेक्स अ रॉन्ग टर्न, ठीक है। देखो वो थर्ड लेवल ले लिया, वो बेसिक इंट्रो था, जब को चैप्टर को समझाए, चैप्टर का एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अब यहाँ से बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है कि उसने कैसे थर्ड लेवल को फाइंड करा। तो क्या करता है भाई, जैसे वो सबवे लेता है तो एक रॉन्ग टर्न ले लेता है और फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन अनफैमिलियर कॉरिडोर दैट लीड्स डाउनवर्ड। तो एक जब वो उन्होंने गलत डायरेक्शन ले ली, रॉन्ग डायरेक्शन ले ली, तो उसने क्या करा, एक अनफैमिलियर कॉरिडोर उसको मिला, है ना। फिर वो नीचे गया उसके, तो वहां पर उसको क्या मिला भाई, यही थर्ड लेवल देखने को मिला, है ना भाई। और द आर्किटेक्चर लाइट, जब वो नीचे गया, ठीक है ना, उस कॉरिडोर से, तो सब कुछ चेंज मिला उसको, आर्किटेक्चर, लाइटनिंग एंड एटमॉस्फेयर चेंज, मेकिंग हिम फील एज इफ ही हैज स्टेप्ड बैक इन टाइम, और उसका ऐसा फील हुआ कि वो टाइम में वापस आ गया है। फाइनली ही इमर्ज इनटू व्हाट ही बिलीव्स इज द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। फाइनली जो वो इमेजिनेशन जो सोच रहा था, है ना, वो यहाँ पर क्या हो गया है, वो उसकी वो बिलीव करने लग गया इस चीज पर कि व्हाट ही बिलीव्स इज द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आगे चले, चार्ली नोटिस सेवरल स्ट्रेंथ डिफरेंस इन थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल पर बहुत सारे डिफरेंस उसको देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना भाई क्या चेंजेस उसने देखे।
जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो ओल्ड फैशन था और लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है, आप देख सकते हो। और जो टिकट काउंटर है, क्लर्क है, उसने क्या पहन रखा था, ग्रीन आई शर्ट पहन रखे थे कुछ इस प्रकार के, ठीक है भाई। और स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे, जो हाथों पर पहने जाते हैं स्लीव प्रोटेक्टर्स, और विच वर कॉमन इन द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी में कॉमन हुआ करते थे, अब नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, पास्ट में कॉमन हुआ करते थे 19th सेंचुरी के टाइम के पास। तो वो देखता है कि भाई ये सब चेंजेस उसने क्या यहाँ पर देखे। और आगे बात करूँ भाई, और सुनो, उसने यहाँ पर द लाइट्स आर गैस लैम्प्स नॉट इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और जो लाइट वगैरह यूज होती थी उस टाइम पे वो गैस लैम्प्स थे, जो कि पास्ट में यूज हुआ करते थे, अब तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं। और पीपल आर ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन सूट्स, बियर्ड्स है लोगों के, हैट्स पहन रखे लोगों ने, और वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट्स। तो ये सब चीज़ें उसने देखी भाई, जो यहाँ पर उसको डिफरेंस दिखा। और देर आर ब्रास स्पूटून्स ऑन द फ्लोर विच वर यूज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी, जो लेट 19th सेंचुरी है उस टाइम पे यूज़ करा जाता था। किसकी बात करो, ब्रास स्पूटून्स की, जो कि लोग वही जो आप देख रहे हो ये ब्रास स्पूटून्स होता है, जो कि भाई फूका जाता है उस पर। और एज न्यूज़पेपर द वर्ल्ड डेटेड जून 11 1894, तो एक न्यूज़पेपर भी वहाँ देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, द वर्ल्ड, जिस पर डेट लिखी हुई थी भाई 11 जून 1894, जो कंफर्म कर देती है कि भाई वो कहाँ पहुँच गया है, पास्ट में पहुँच चुका है। आगे चले, देखो अब, सीइंग दैट ही हैज़ रीच्ड 1894, चार्ली डिसाइड टू बाय टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग। वो देख उसको समझ आ गया है ना, वो देख रहा है कि मैं 1894 में पहुंच गया हूँ। तो चार्ली डिसाइड करता है कि वो टिकट लेगा कहाँ की भाई, गेल्सबर्ग की, जो कि एक पीसफुल टाउन है, जहाँ पर भाई वो स्कूल जाया करता था, ठीक है ना। वेयर ही वेंट टू स्कूल, ही ड्रीम्स ऑफ लिविंग इन अ सिंपलर टाइम, है ना, वो ऐसी जगह पर रहना चाहता है जहाँ पर बहुत शांति वगैरह हो, है ना, सिंपलर टाइम वो अपना वहाँ पे वो बिता सके। और देर आर बिग हाउसेस, ठीक है, एंड ग्रीन लॉन्स एंड पीसफुल समर इवनिंग्स। तो ऐसी सिंपलर टाइम उसको कहाँ बिताने को मिलेगा, ऐसी जगह पर, ठीक है, ये ड्रीम करता था ऐसी जगह पर रहने के लिए। पीपल सिट ऑन पोर्च, स्मोक सिगार्स एंड टॉक क्वाइटली। तो भाई लोग जो है पोर्च पे बैठा करते थे, मतलब ऐसे जो बाहर ये देख रहे हो ये बैठने का, ये ऐसे ये लोग बैठे हुए हैं दो, तो यहाँ बैठते थे, स्मोक करते थे एंड बहुत शांति से बोला करते थे। देर इज नो फियर ऑफ वॉर और मॉडर्न स्ट्रेस, ठीक है, जो आज के टाइम में हम देखते हैं जो वॉर का स्ट्रेस वगैरह रहता है, ये जो मॉडर्न स्ट्रेस रहता है, ऐसा कोई स्ट्रेस जो उस टाइम पे नहीं रहा करता था। तो चार्ली को ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, ठीक है ना, जब भी मैंने स्टार्टिंग बताया था किस थीम पर बेस्ड है ये, टाइम टेबल पर तो है ही, और एस्केपिज्म में भी। एस्केपिज्म मतलब होता है बचना, आप किससे किससे बचना है हमको, जो मॉडर्न स्ट्रेस है, जो मॉडर्न हार्श रियलिटीज है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है ये चार्ली, ठीक है। आगे चले, However, when he tries to buy the tickets, the clerk rejects। गेल्सबर्ग की टिकट चाहिए ना उसको, पता आपको, तो जब वो टिकट बाय करने की कोशिश करता है, द क्लर्क रिजेक्ट्स हिज मॉडर्न करेंसी क्लेमिंग इट इज फेक। अब उसके पास करेंसी थोड़ी होगी पुरानी वाली, तो उसके पास क्या है, अपनी पुरानी करेंसी है, तो रिजेक्ट कर देता है क्लर्क, ठीक है ना, और कहता है कि फेक है। और फियरिंग अरेस्ट, चार्ली क्विकली लीव्स, और उसको डर लग सकता है भाई कहीं क्लर्क मेरे को अरेस्ट ना करा दे, तो वो यहाँ से जल्दी भागता है, ठीक है, लीव्स द थर्ड लेवल एंड इज अनेबल टू फाइंड इट अगेन। तो क्या करता है भाई, वहां से भागने की कोशिश करता है और थर्ड लेवल को यहाँ से छोड़ के चले जाता है, और वापस उसको ढूंढ वो नहीं पाता है ना, वो ढूंढने की कोशिश करता है बट वो नहीं ढूंढ पाता है। द नेक्स्ट डे चार्ली विड्रॉज $300 फ्रॉम द बैंक एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो भाई अगले दिन जाता है, तो अपने वो $300 को क्या करता है, बैंक से विड्रॉ करा लेता है, उसको ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा देता है, देख रहे हो। और अब वो वापस थर्ड लेवल को ढूंढेगा, बार बार ढूंढता है बट उसको कभी ढूंढ नहीं पाया वो। और हिज वाइफ लुइसा जो है, वो चिंता में रहने लग गई, किसके लिए, चार्ली के लिए, एंड आस्क हिम टू स्टॉप लुकिंग, ठीक है, और भाई थर्ड लेवल को देखना बंद करो, वो ऐसा बोलने लग गई, क्योंकि उसको अपने पति की चिंता होने लग गई। और इवेंचुअली चार्ली गिव्स अप एंड रिटर्न्स टू हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, ठीक है भाई, थर्ड लेवल नहीं मिला उसको, तो वापस जो उसकी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्टिंग की, वो वापस उस पर आ जाता है, ठीक है। आगे चले, अब जो चार्ली है, चार्ली का एक फ्रेंड है जिसका नाम है सैम, है ना, तो एक साइकेट्रिस्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये अचानक से गायब हो जाता है, ये बंदा जो है अचानक से गायब हो जाता है, इसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तो चार्ली सस्पेक्ट दैट सैम हैज फाउंड द थर्ड लेवल, चार्ली को शक हो जाता है, सस्पेक्ट कर लेता है कि जो सैम है उसने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, और वो ट्रैवल बैक इन टाइम, मतलब वो पास्ट में जा चुका है। और वन डे वाइल लुकिंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन, जब अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, कौन, चार्ली, तो चार्ली डिस्कवर करता है फर्स्ट डे कवर को। फर्स्ट डे कवर क्या है ये,
एक स्पेशल एनवलप है विद डेटेड स्टैम्प, ठीक है। तो ऐसे एनवलप जिसपे स्टैम्प लगा हुआ, जिसपे डेट भी लिखी हुई है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो चार्ली जो है फर्स्ट डे कवर को देखता है, डिस्कवर कर लेता है। क्वेश्चन आता है फर्स्ट डे कवर से, ध्यान रखना। तो द एनवलप इज पोस्ट मार्क्ड जुलाई 18 1894। जो एनवलप है, इस पर डेट कब की लिखी थी, बता दी मैंने कब की लिखी थी। एंड वॉज मेल्ड टू चार्लीज ग्रैंड फादर इन गेल्सबर्ग। जो कि किसको मेल करा गया है ये, चार्ली के ग्रैंड फादर को। कहाँ पर, गेल्सबर्ग में। और द लेटर इनसाइड इज फ्रॉम सैम कंफर्मिंग दैट ही हैज फाउंड द थर्ड लेवल एंड इज नाउ लिविंग इन 1894। अब खुद सोचो, सैम तो मॉडर्न टाइम का है ना। अब लेकिन जो फर्स्ट डे कवर, इस पर डेट तो इतनी पुरानी लिखी हुई है, जो कि इसके दादा के टाइम की होगी, पापा के दादा के टाइम की होगी। अब आप खुद सोचो, अब जो है, और ये जो एनवलप था, ये मेल किसने करा था, सैम ने करा था। सैम तो आज के टाइम का, पुराने टाइम का थोड़ी है। तो सैम ने जो है इसको मेल करा था उसके ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में। तो जिससे कंफर्म हो जाता है, चार्ली सोचता है ऐसा, कंफर्म हो जाता है कि वो कहाँ रह रहा है, अब 1894 में रह रहा है। आगे चलें। अब वो लेटर रीड करता है, ठीक है। सैम सेज दैट ही इज एंजॉयिंग लाइफ इन 1894। वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और इट डिस्क्राइब्स अ पीसफुल सीन वेयर पीपल आर सिटिंग ऑन पोस्ट प्लेइंग द पियानो एंड ड्रिंकिंग लेमोनेड। तो यहाँ पर बताता है, एक्सप्लेन करता है एक पीसफुल सीन को, ठीक है, इस लेटर के अंदर। और ही एनकरेज चार्ली एंड लुइसा टू कीप सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल। और उनको बोलता है कि भाई थर्ड लेवल को तुम ढूंढते रहो, है ना। एंड सो दे कैन ज्वाइन हिम। तो जो कि भाई सैम को ज्वाइन कर सके बाद में ये। तो दोनों को बोलता है कि भाई कीप सर्चिंग, ठीक है ना, ढूंढते रहो। और चार्ली विजिट्स अ स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर एंड लर्न्स दैट सैम एक्सचेंज $800 फॉर ओल्ड करेंसी। ठीक है, जो सैम है उसने $800 जो है एक्सचेंज करे हैं ओल्ड करेंसी में, है ना। और दिस मीन्स दैट सैम हैड एक्चुअली प्रिपेयर टू लिव इन 1894। की से दिखता है कि जो सैम है पहले से, उसके फ्रेंड ने उसको बताया, किसने, चार्ली ने, तब से ही जो है मेरे हिसाब से जो है वो क्या कर रहा है, सैम भाई प्रिपेयर कर रहा है कहाँ जाने के लिए, 1894 में जाने के लिए। कंफर्मिंग दैट ही एस्केप्ड इनटू द पास्ट। और वो क्या है, पास्ट में जा चुका है। आयरनिकली जो सैम भाई वो साइकेट्रिस्ट हु हैड डिसमिस्ड चार्लीज ब्रीफ, है ना। ये आयरनी है भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई डिसमिस कर दिया था चार्ली के बिलीफ को, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल के बारे में बता रहा था। येट ही हिमसेल्फ फाउंड द थर्ड लेवल एंड यूज्ड इट टू एस्केप मॉडर्न लाइफ। ठीक है, और ये दिखाता है कि जो डिसमिस कर रहा था वो खुद जो है यहाँ पर अब थर्ड लेवल पर जा चुका है, और उसको मॉडर्न लाइफ से बचने की कोशिश उसने करी है। किसने, सैम ने। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, अगले चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम है द टाइगर किंग। अब जो टाइगर किंग है ना, ये भी काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। देखो भाई, जो ये टाइगर किंग है, सटारिकल शॉर्ट स्टोरी बाय काल्की कृष्णामूर्ति दैट मोक्स द एरोगेंस ऑफ पावर। जो पावर की एरोगेंस होती है ना, जैसे कि कोई जिसके पास पावर होती है तो वो काफी घमंड उसके अंदर आ जाता है। तो एरोगेंस ऑफ पावर को मोक करते हैं कौन, काल की ये जो कृष्णामूर्ति है। ब्लाइंड सुपरस्टिशन, मतलब जो हम सुपरस्टिशन मानते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गया अब नहीं जाना चाहिए, तो ये ब्लाइंड सुपरस्टिशन होते हैं। तो ब्लाइंड सुपरस्टिशंस हो गए, एंड ह्यूमन क्रुएलिटी हो गई टुवर्ड्स नेचर। नेचर की तरफ जो ह्यूमन की क्रुएलिटी होती है ना, उसको नुकसान पहुंचाना होता है, किसको, नेचर को। तो उसकी तरफ इन्होंने क्या करा है भाई, मोक करने की कोशिश करी है इस स्टोरी के अंदर, समझ रहे हो। और जो स्टोरी है ये एक महाराजा है, जंग जंग बहादुर जिनका नाम है, ये प्रतिबंधपुरम के राजा है ना। तो इनकी लाइफ के बारे में यहाँ पर जो बताया गया है, हु इज ओबेस्ट विथ किलिंग 100 टाइगर। ठीक है, जो ये महाराजा है ये ओबेस्ड है 100 टाइगर को मारने के लिए, और टू एस्केप अ प्रोफेसी दैट प्रिडिक्ट्स हिज डेथ बाय अ टाइगर। जो कि जो इनके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी, है ना, प्रोफेसी की गई थी, तो उसको ये गलत साबित करना चाहता है कि इनकी डेथ एक टाइगर से होगी। तो उसको ये गलत साबित करने के लिए जो ये 100 टाइगर ये मारना चाहते हैं, ठीक है ना। डिस्पाइट हिज एक्सट्रीम मेजर्स फेट टेक्स इट्स रिवेंज इन अनएक्सपेक्टेड वे। ये बेसिक इंट्रो है। फिर भी इसने सब टाइगर मारने के बावजूद भी जो है, जो इसका रिवेंज लिया ना कि भाई डेथ टाइगर से ही होनी है, वो एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है क्या हुआ, इसकी यहाँ पर डेथ होते ही रिवेंज लिया टाइगर ने। ठीक है भाई, यानी प्रोफेसी सच होगी एक तरह से कहें। वो कौन सा टाइगर था भाई, वुडन टाइगर था, वुडन टाइगर था वो। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूँ। आगे चलो, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम।
ऑल्सो नोन एज जंग जंग बहादुर। वो इंट्रो था बेसिक, ठीक है, ध्यान रखना। अब मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वॉज गिवन द टाइटल द टाइगर किंग। तो जंग जंग बहादुर था, अब उसको क्या ऐसा टाइटल दे दिया द टाइगर किंग के नाम का। और व्हेन ही वाज बोर्न, अब जब ये पैदा हुआ था, है ना, तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर जो उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि मरेगा किससे, ये टाइगर से मरेगा। और द इन्फेंट सरप्राइजेस एवरीवन बाय स्पीकिंग एट जस्ट 10 डेज ओल्ड, मोकिंग द प्रोफेसी, है ना भाई। वो जो इन्फेंट था, मतलब जो ये बच्चा पैदा ही हुआ था, जो कि लगभग 10 साल, 10 साल कह रहा हूँ, कब तीसरी 10 दिन, 10 दिन का ही था बस ये। और वो बोल रहा है, क्या कर रहा है, बोल और मॉक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। जो उसकी भविष्यवाणी थी, प्रोफेसी जो करी थी एस्ट्रोलॉजर्स ने, उसका वो मजाक बना रहा है, मॉक कर रहा है उसको, है ना। तो सब शौक हो जाते हैं इस चीज को देखकर, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस लाइन से, ध्यान रखना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर वॉन्स दैट हिज डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो मेन एस्ट्रोलॉजर था, वो वॉर्न करता है कि इसकी जो डेथ है ना, वो टाइगर से ही आने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे चलो। द बेबी बोल्डली डिक्लेयर्स, ठीक है। अब वो भाई बोल रहा है, वो 10 दिन का तो है ही। अब वो बोल्डली क्या कहता है कि लेट टाइगर्स बी अवेयर। जो टाइगर है वो कह रहे हैं अवेयर रहे, ठीक है, बी अवेयर। और दिस प्रोफेसी शेप्स हिज एंटायर लाइफ। जो प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी थी टाइगर वाली, और महाराजा के लिए, द टाइगर किंग के लिए, वो ये भाई उसने क्या करा, इसकी पूरी लाइफ को शेप करा, लीडिंग टू हिज ऑब्सेशन विद किलिंग टाइगर। इसी प्रोफेसी के जैसे क्या हुआ, ये ऑब्सेशन इसको हो गया कि भाई क्या करेगा, जो मेरी डेथ का कारण बन रहा है उसी को उड़ाते हैं। तो इसने क्या है, ऑब्सेशन हो गई इसको टाइगर को खत्म करने से, ठीक है भाई, ध्यान रखना कि टाइगर को खत्म करना है अपने को। आगे चले। आगे देखो, एज ही ग्रोज ओल्डर द महाराजा बिकम्स मोर पावरफुल एंड टेक्स द थ्रोन एट 20। जैसे ही बड़ा होते गया तो बहुत पावरफुल होता गया, और 20 की एज में इसने क्या करा, इसने थ्रोन ले लिया। थ्रोन मतलब गद्दी पर बैठ गया ये। और ही बिलीव्स इन द प्रोफेसी एंड बैन्स एवरीवन एल्स फ्रॉम हंटिंग टाइगर्स इन हिज किंगडम। इसने क्या करा भाई, ये भाई प्रोफेसी में बिलीव तो करता था, अपनी जो भविष्यवाणी करी एस्ट्रोलॉजर ने, और उसने क्या करा, अपने यहाँ पर यानी जो अपने किंगडम में इसने हंटिंग को बैन कर दिया, कि कोई भी जो है हंटिंग नहीं करेगा टाइगर की, ध्यान रखना, इन्हें बैन कर दिया। और ही पर्सनली हंट्स टाइगर्स, और क्या करेगा वो पर्सनली टाइगर को हिंट करेगा, और डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर। वो अब डिटरमाइंड हो चुका है कि मैं कितना टाइगर किल करूंगा, 100 टाइगर किल करूंगा। प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो उसने प्रोफेसी करी, उसको क्या करूंगा मैं, रॉन्ग प्रूफ करूंगा मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चले। आगे देखो, ईच टाइम ही किल्स अ टाइगर ही फील्स स्ट्रोंगर एंड मोर कॉन्फिडेंट। जैसे जैसे वो एक टाइगर मारता जाए, और ज्यादा वो भाई क्या करे, कॉन्फिडेंट फील करे, स्ट्रोंगर फील करे, है ना। हाउएवर द चीफ एस्ट्रोलॉजर वॉन्स हिम, ठीक है ना। जैसे वो टाइगर को मारता जाए तो उसके एस्ट्रोलॉजर को बोलता होगा, देखो टाइगर को तो मैं मार दे रहा हूँ, है ना, तुम्हारी जो ये भविष्यवाणी कैसे ठीक होगी, सच कैसे होगी। तो फिर यहाँ पर जो ये चीफ एस्ट्रोलॉजर है, वॉर्न करता है किसको, द टाइगर किंग को, क्या क्या के सुनो, योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स, बट यू मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द 100th वन। ये तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी मेजेस्टी है, तुम जो हो ना 99 टाइगर किल कर सकते हो, लेकिन लेकिन जो 100 टाइगर होगा ना भाई, उससे बहुत तुम्हें बच के रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। द महाराजा लाफ्स ऑफ द वार्निंग एंड कंटिन्यूज हंटिंग, ठीक है, महाराजा हंसते हैं भाई उसकी इस वार्निंग पे, और हंटिंग को चालू कर देते हैं। A British officer visits the kingdom and request permission to hunting tigers। अब ब्रिटिश ऑफिसर आता है ना, और उसके किंगडम में द टाइगर किंग के, और रिक्वेस्ट करता है, परमिशन मांगता है किस चीज की, कि वो टाइगर को हंट कर सके। अब भाई टाइगर किंग के पास आया हो, हंट करने देगा वो, नहीं करने देगा, है ना। तो महाराजा मना कर देता है, फीयरिंग दैट ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट हिज 100 टाइगर। इसलिए मना कर देता है कि इसको डर लगता है कि मैं फिर 100 टाइगर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है, अब भाई बुरा मान जाएंगे, कौन, ब्रिटिशर्स, तो कुछ कदम ना ले ले, किंगडम को कब्जा ना ले। अब इसी चक्कर में क्या होता है, जो ये महाराजा है डर जाते हैं, डर जाते हैं। अब इस चक्कर में जो ब्रिटिश ऑफिसर है, वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है वो डिमांड करती है एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स की एज कंपनसेशन। उसने मना कर दिया भाई, फोटो के लिए ही मना कर दिया। तो क्या हो गया भाई, एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऐसा ऐसा कंपनसेशन भाई जो है डिमांड कर दिया उसकी वाइफ ने, किससे, महाराजा से। आगे चले। अब जो महाराजा है वो 50 डायमंड रिंग सेंड करता है, जो कि 3 लाख रुपीज की कॉस्टिंग है उसकी, टू अपियर्स द ब्रिटिश, ठीक है भाई। 50 डायमंड रिंग भेजता है कि उसमें से कोई एक पसंद कर ले, कौन, जो ब्रिटिशर्स की वाइफ है, ठीक है ना, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है। बट वो क्या करती है, 50 की 50 रिंग्स रख लेती हैं,
जो कि लगभग 3 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ती है ना। अब क्या करे, लेकिन उसने रख लिया। तो फिर अब टाइगर किंग कुछ कर भी नहीं सकता है। तो टाइगर किंग है वो ये सोच के खुश होता है कि कोई बात नहीं, हमारा किंगडम तो बच गया, है ना। बट द महाराजा ऑब्सेशन विद टाइगर्स ग्रोज स्ट्रोंगर, और धीरे धीरे क्या होता गया, और भी जो उसका ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन मतलब समझते हो किसी से लगाव हो जाना, तो वो और बढ़ता गया टाइगर को हंट करने का। आगे चले, देखो। आफ्टर 10 years द महाराजा सक्सेसफुली किल 70 टाइगर्स। जैसे 10 साल बीत चुके हैं तो महाराजा ने लगभग 70 टाइगर जो किल कर दिए सक्सेसफुली। और हाउ एवर द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज किंगडम गोज एक्सटिंक्ट, और उसका जो किंगडम है ना, वहां पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट होती गई, मतलब कि घटती गई, कम होती गई। और डेस्परेट टू कंप्लीट हिज वो, है ना, जो उसने बोल दिया है ना, अपने उसको भाई 100 टाइगर उसको मारने हैं तो मारने हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए बहुत डेस्परेट है और बहुत पागल हो रखा है। और ही मैरिज अ प्रिंसेस फ्रॉम अनदर किंगडम विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे एक फनी सीन भी आता है, दीवान के साथ होता है, ठीक है। तो दीवान उससे शादी के लिए बोलते हैं कि भाई मुझे शादी करनी है, तो दीवान सोचता है कि वो मेरे से शादी करेगा। काफी फनी इंसिडेंट है इस चैप्टर का ये। बट फिर ये जो किंगडम जो महाराजा उसको समझाते हैं कि भाई मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी, मुझे टाइग्रेस ऐसे क्वीन से शादी करनी जिसके किंगडम में क्या हो, बहुत ज्यादा टाइगर हो, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और दीवान ये भी सोचने लग जाता है कि भाई टाइगरेस से शादी करेंगे, टाइगर्स मतलब लेडी टाइगर से, ठीक है। तो अब देखो, तो ही मैरिज अ प्रिंसेस फ्रॉम अनदर किंगडम विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, तो वो शादी कर लेते हैं ऐसे ऐसी रानी से, ऐसी क्वीन से जिसके किंगडम में बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, किसकी, टाइगर की। आगे चले। एवरी टाइम ही विजिट्स हिज फादर इन लॉ ही हंट्स मोर टाइगर, जैसे ही फादर इन लॉ के घर पे जाए तो एक टाइगर को वो उड़ा देता था, ठीक है। और इवेंचुअली ही रीच अ टोटल ऑफ 99 किल्स, और ऐसे क्या करता है, वो 99 किल्स पर पहुंच जाता है टाइगर की। अब एक टाइगर बचा है, अब एक टाइगर इसको रुला देगा बेचारे को, जो एक टाइगर ये है इसको रुला देगा, मिलेगा ही नहीं एक टाइगर। नाउ ओनली वन टाइगर रिमेन्स टू कंप्लीट हिज गोल, एक टाइगर बचा है। यही से स्टोरी मैंने स्टार्ट होती है लगभग। द महाराजा सर्चेस एवरीवेयर फॉर द लास्ट टाइगर बट फाइंड्स नन, है ना। तो भाई वो ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कुछ टाइगर नहीं मिलता, उसे एक टाइगर नहीं मिलता है। वन डे शिप स्टार्ट डिस्पेयरिंग फ्रॉम अ विलेज, तो एक गांव से क्या होता है ना, जो शिप है, शिप मतलब कौन सी, जो भेड़ वगैरह होते हैं, वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने विलेज से, है ना। एंड द महाराजा बिलीव्स अ टाइगर इज रिस्पॉन्सिबल, और महाराजा बिलीव करता है कि पक्का ये टाइगर के काम है, जो भेड़ गायब हो रही है ना, शिप गायब हो रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टाइगर है। तो पक्का विलेज में टाइगर है। और अब इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई, इसको भाई बड़ा ये एंग्री हो चुका है, क्योंकि भाई इसको मिल ही नहीं रहा टाइगर। तो क्या कर देता है भाई, टैक्स बढ़ा देता है ना। और थ्रेट कर देता है भाई ऑफिशियल्स को, जितने भी ऑफिशियल काम करते हैं इसके यहाँ पे, और ऑर्डर करता है कि भाई टाइगर को इमिडिएटली फाइंड करो, है ना। देख रहे हो जनता पर क्या कर रहा है, गुस्सा बढ़ा रहा है। अभी बताया था स्टार्टिंग में, एरोगेंस ऑफ पावर। तो ये जो इंसिडेंट है ये दिखाता है एरोगेंस ऑफ पावर, कि भाई अपना काम नहीं बन रहा तो टैक्स बढ़ा दिया गुस्से में, बताओ, है ना, ये वाली बात है। और ऑफिशियल्स को थ्रेट कर दिया कि भाई टाइगर को इमिडिएटली ढूंढो वरना जॉब से हाथ धो बैठोगे। आगे चले। तब दीवान जो कि मिनिस्टर था, फेयरिंग फॉर हिज लाइफ, अपनी लाइफ के लिए बेचारा वो परेशान हो गया सीक्रेटली। अब क्या भाई, कुछ करना है क्योंकि ऑफिशियल का पार्ट है ये। अब इसको टाइगर तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करता है ये, सीक्रेटली ब्रिंग्स एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम अ जू। तो क्या करता है, जू या सर्कस से क्या करता है, एक टाइगर को ले आता है और प्लेसेस इट इन द फॉरेस्ट, उसको क्या करता है, फॉरेस्ट में प्लेस कर देता है, ठीक है। और द महाराजा फाइनली शूट्स एट द टाइगर बिलीविंग ही हैज कंप्लीटेड हिज मिशन। अब यहाँ से एक बीच का, ये तो समरी टाइप है ना पूरा, इसके बीच का एक और हिस्सा है, क्या होता है, जू से लाता है उसको, कार में बैठाता है कार में, उस टाइगर को क्या करता है, उसकी वाइफ और जो दीवान है उसको कार के अंदर खींचते हैं। वो भाई जाता तो है नहीं वो टाइगर, तो उसको जबरदस्ती जो कार के अंदर खींचते हैं, और फिर खुद कार चलाता है दीवान, और उसको क्या करता है, फिर अपना फॉरेस्ट में उसको छोड़ देता है, और फिर महाराजा को बुलाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और जो महाराजा क्या करता है, फाइनली शूट कर देता है टाइगर को, और बिलीविंग ही हैज कंप्लीटेड हिज मिशन, और बिलीव करता है कि मैंने जो अपना मिशन है 100 टाइगर को किल करने का वो पूरा कर लिया है। ही रिटर्न्स टू हिज पैलेस एंड सेटिस्फाइड दैट ही हैज डिफीटेड हिज फेट, ठीक है ना। और पैलेस पहुंचता है अपने, और क्या होता है भाई, सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसने क्या करा, अपने फेट को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, मतलब जो उसके बारे में लिखा था उसको उसने क्या कर दिया, रोंग साबित कर दिया है ना। ऐसे लग रहा होगा आपको भी। आगे सुनो।
आफ्टर द महाराजा लीव्स, जैसे महाराजा निकलता है, हिज मैन डिस्कवर दैट द टाइगर इज स्टिल अलाइव। ठीक है भाई, जो टाइगर लेके आए थे जू से वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि गोली जो है छू के ही निकल गई थी ऊपर से, जिससे जो है वो जो टाइगर था वो डर के मारे बेहोश हो गया था। अब भाई महाराजा को तो वापस बताएंगे नहीं वो, है ना, कि बुलेट तो मिस हो गई थी, अब महाराजा को लग रहा है मैंने मार दिया, अब महाराजा को बताएंगे नहीं वो, तो क्या करते हैं वो क्या करते हैं भाई, अब अपनी जॉब तो खोना नहीं चाहते, वो खुद ही क्या कर देते हैं, खुद से ही जो है उस टाइगर को मार देते हैं, ताकि महाराजा को पता ना चले कि वो उसने नहीं मारा, वो जिंदा है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब टाइगर तो मर गया, लेकिन उनके ऑफिशियल से मरा है, और दे बरी द टाइगर एंड अनाउंस दैट द महाराजा हैज किल्ड हिज 100 टाइगर। ठीक है, उसको गाड़ देते हैं, है ना, और ये अनाउंस कर देते कि महाराजा ने अपना 100 टाइगर भी मार दिया है। और द महाराजा अनअवेयर ऑफ द ट्रुथ, लेकिन सच से अनअवेयर है भाई महाराजा। बिलीव्स ही हैज एस्केप्ड द प्रोफेसी, और बिलीव करता है कि उसने जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी थी, उसने क्या कर दिया, उसको रॉन्ग साबित कर दिया, उससे बच गया है। ठीक है, और अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन टर्न्स 3 years ओल्ड। अब कुछ साल बाद क्या होता है, जो महाराजा का सन है ना, वो 3 साल का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, उसका बर्थडे है भाई। तो एज अ बर्थडे गिफ्ट द महाराजा बाइज अ वुडन टॉय टाइगर फॉर द प्रिंस, अपने बच्चे के लिए करता है, प्रिंस के लिए एक वुडन टाइगर लेके आता है। और जो वुडन टाइगर था वो पुअरली मेड था, मतलब अच्छे से नहीं बना हुआ था, विद शार्प स्प्लिंटर्स स्टिकिंग आउट, मतलब कि वो साफ नुकीले नुकीले स्प्लिंटर्स जो उससे बाहर निकल रहे थे। ठीक है भाई, कुछ ऐसे स्प्लिंटर्स होते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ नुकीले नुकीले से चीज़ें जो है वो निकल रखी थी बाहर, उसके बच्चों को वही पसंद था तो वो लेके दे दिया। ठीक है, आगे चलें। वाइल प्लेइंग वन ऑफ द स्प्लिंटर्स प्रिक्स द महाराजा's हैंड। ठीक है, जब वो खेल रहा था उसका बच्चा, उसका सन, तो उसका एक स्प्लिंटर जो है वो निकल के महाराजा के हैंड पे लग गया, और द वाउंड बिकम्स इन्फेक्टेड। ठीक है, जो खून था वो इन्फेक्टेड हो गया उसी से, क्योंकि वो लग गया ना स्प्लिंटर उनके हाथ में, और लीडिंग टू अ सीरियस इन्फेक्शन, जिससे क्या हो गया, एक सीरियस इन्फेक्शन फैल गया। फिर उनको भाई उनकी सर्जरी होनी थी, लेकिन सर्जरी से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। महाराजा जो है भाई इन्फेक्टेड, वाउंड उसका खून पूरा इन्फेक्टेड हो गया, इससे क्या हो गया, वो मर गया। और इन द एंड हम देख कह सकते हैं कि जो 100 टाइगर था वो कौन सा टाइगर था, एक वुडन टॉय टाइगर था, है ना, जिसने अपना जो रिवेंज है वो ले लिया है, चाहे वो टाइगर कैसा भी हो, लेकिन था टाइगर ही। एंड फुलफिल द प्रोफेसी। ठीक है, जो उसकी भविष्यवाणी हुई थी उसके लिए वो क्या पूरी फुलफिल हो गई है। ठीक है, समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, आगे बात करते हैं इस चैप्टर की। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है ना, ये क्या एक ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग सिंपल सा होता है, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब उसके अपने एक्सपीरियंस को लिख रहे होते हैं, तो वो ट्रैवलॉग होता है ना भाई। तिशानी दोषी ने लिखा है इसको, और डिस्क्राइब करी अपनी जर्नी टू अंटार्कटिका। ठीक है भाई, तो अपने अंटार्कटिका की जर्नी को उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर डिस्क्राइब करा है। और अब्रोड रशियन रिसर्च वेसल, जिसका नाम है एकेडमिक सोलेस्की। तो इसी में एकेडमिक सोलेस्की में इन्होंने क्या करा है, एक रशियन रिसर्च वेसल है, इसी से अपनी जर्नी क्या करी है, पूरी खत्म करी है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स क्लाइमेट चेंज, स्टोरी आपको बहुत कुछ बताएगी, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएगी, द हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में बताएगी, द डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बताएगी, इकोसिस्टम का बैलेंस क्या होता है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज का इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट पे, इसके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा इस चैप्टर से। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आगे चलते हैं। ये अंटार्कटिका एक बार देख लो कि ये क्या अपना पूरा अंटार्कटिका, जहाँ पर जो तिसानी दोषी और ट्रैवलोग लिखा है। ठीक है ना, आगे चलो। द नरेटर्स जर्नी बिगिंस इन मद्रास, जो कि चेन्नई में है, एट 30.909 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर नहीं, इक्वेटर से ऊपर की साइड 13.09 डिग्री से जो है वो स्टार्ट करती है अपनी जर्नी को, और शी क्रॉसेस 9 टाइम जोन्स। जैसे अपने इंडिया का एक टाइम जोन है, वो कौन सा टाइम जोन है मुझे बताना, ठीक है भाई। तो वो 9 टाइम जोन क्या करती है भाई, क्रॉस करती है, 6 चेक पॉइंट क्रॉस करती है, एंड 3 वाटर बॉडीज जो है वो क्या करती है भाई, क्रॉस करती है अंटार्कटिका पहुंचने से पहले। आगे चले, आगे देखो। आफ्टर 100 hours ऑफ ट्रेवल सी फाइनली स्टेप्स ऑन टू द आईसी कॉन्टिनेंट एंड फील्स। तो 100 hours की क्या थी, उनका पूरा ट्रेवल था, और उसके बाद वो क्या करती है भाई, पैर रखती है किस पे, आईसी कॉन्टिनेंट पर। क्या फील करती है वो, रिलीफ फील करती है,
है ना। मतलब कि आफ्टर द लॉन्ग जर्नी उनको काफ़ी स्ट्रेस आता है भाई जर्नी में पूरा, है ना। फिर रिलीफ फील होता है जब अपने डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाते हो। और काफ़ी वंडर फील करती है क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो बहुत वास्ट उसका वाइट लैंडस्केप है। और अमेजमेंट उसको होता है दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका जो है ना, वो एक टाइम पे क्या थे भाई, सेम लैंड मास के पार्ट थे। मतलब काफ़ी चौंक हो जाती है, अमेजमेंट होता है, उसको हैरानी होती है। आगे चले। 650 मिलियन ईयर्स एगो अंटार्कटिका वॉज पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। तो गोंडवाना क्या एक सुपर कॉन्टिनेंट है ना, उसका पार्ट था अंटार्कटिका, है ना। और गोंडवाना हैड अ वार्मर क्लाइमेट एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। तो एक टाइम पे भाई गोंडवाना के पास वार्मर क्लाइमेट हुआ करता था, मतलब गर्म सा, है ना। और डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना मतलब वनस्पति भी देखने को मिलती थी, जानवर भी देखने को मिलते थे। और ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स लैंड मासेस ब्रोक अपार्ट, ठीक है ना भाई। तो जो लैंड मास है वो धीरे धीरे अलग होने लग गए, फॉर्मिंग द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स। जो आपको आज कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं ना, ये किससे बने हैं, गोंडवाना से बने हैं। ठीक है, एक अलग थ्योरी ज्योग्राफी में ऐसे प्लेट टेक्टोनिक है एक, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ये ध्यान रखना, बोला जाता है कि भाई पहले सब एक ही पार्ट था, ये बाद में ब्रेक हुआ है, जिससे आज के कॉन्टिनेंट बने हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखो। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स लेड टू, क्योंकि भाई टेक्टोनिक सारी प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स अगर आपको पता हो, 7 मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारी छोटी प्लेट्स भी हैं जिससे हमारे पूरे कॉन्टिनेंट बने हुए हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से क्या हुआ है, जो इंडिया है वो ड्रिफ्ट हो गया नॉर्थवर्ड साइड पे एंड कोलाइडिंग विद एशिया फॉर्मिंग द हिमालयास। ठीक है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पर आ, ये जो इंडिया है ना, ये जो इंडिया पहले किसका पार्ट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था। किसका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था। फिर बाद में ये अलग होकर एक इंडियन प्लेट बनता है। फिर धीरे धीरे जाके किससे टकराता है, यूरेशियन प्लेट से टकराता है, क्योंकि नॉर्दर्न साइड पे जाता रहता है ऐसे। और यूरेशियन प्लेट से टकराता है, मतलब कि एशिया से टकराता है अगर आप कहना चाहो तो। और जैसे एशियन प्लेट से टकराता है तो यहाँ पर क्या बनता है, हिमालय का फॉर्म यहाँ पर होता है, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड साउथ अमेरिका सेपरेटिंग एंड फॉर्मिंग द डायरेक्ट पैसेज विच क्रिएटेड द कोल अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। ठीक है भाई, तो हुआ क्या, ऐसे ही जो साउथ अमेरिका है वो अलग होता है और फॉर्म करता है, अंटार्कटिका से अलग हो गया ना मतलब, और फॉर्म करता है डायरेक्ट पैसेज, जिससे क्या है, जो कोल्ड अंटार्कटिक करंट है वहां पर वो चलता है ना। डायरेक्ट पैसेज पता है कहाँ, ये देखो, ठीक है, ये अपना अंटार्कटिका है पूरा और ये अपना साउथ अमेरिका और ये डायरेक्ट पैसेज है। ठीक है, और देखो आगे चले। और दिस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हेल्प्स साइंटिस्ट अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज एंड इवोल्यूशन। ठीक है भाई, तो जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है पूरा अंटार्कटिका का, है ना, जो हमने देखा कि इंडिया कैसे बन, हिमालय कैसे बन गए, अंटार्कटिका अलग कैसे हो गया, साउथ अमेरिका कैसे सेपरेट हो रहा है, ठीक है, अलग हो गया। तो यहाँ पर जो है ना साइंटिस्ट को मदद मिलती है कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, मतलब कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये ध्यान रखना है। आगे चले। द कॉन्टिनेंट इज कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है भाई, तो कोल्डेस्ट है, ड्राइस्ट प्लेस है ये। और इट हैज़ नो ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। और एक अनटच्ड नेचुरल लेबोरेटरी बन जाती है जिसको किसी ने टच नहीं करा, क्योंकि रहता नहीं कोई यहाँ पर। और 90% ऑफ द वर्ल्ड टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्या है, बर्फ है, टोटल आइस का 90% जो है आपको अंटार्कटिका में ही देखने को मिलेगा। आगे चले, ध्यान सुनना भाई। द लैंडस्केप इज डिवॉइड ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स और बिलबोर्ड्स मेकिंग इट फील लाइक अनदर प्लेनेट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है और कोई बिलबोर्ड्स नहीं है। जैसा आपने देखते हो ना, बिलबोर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं रास्ते वास्ते पे, ऐसा कोई बिलबोर्ड्स यहाँ पर नहीं, जिससे एक फील होता है कि एक दूसरा प्लेनेट है ये। ठीक है, समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द 24 hour डे लाइट ऑफ द ऑस्ट्रल समर क्रिएट्स अ सो रियल एटमोसफियर। ठीक है ना भाई, तो जब हाँ नॉर्थ में ठंड हो रही होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग क्या हो रहा होता है, 24 hour डे लाइट रहती है, वहाँ पर दिन रहता है लगभग। ठीक है, एक अच्छा ऐसा एटमोसफियर जो कभी देखा ना, सो रियल जो है एटमोसफियर क्रिएट होता है। और द ओनली साउंड्स आर एवलांचेस एंड आइस शीट्स ब्रेकिंग, रेनफोर्सिंग इट्स आइसोलेशन एंड प्योरिटी। समझ रहे हो भाई, तो वहाँ पे जो साउंड सुनाई देता है ना, केवल किसका, एवलांच का साउंड सुनाई देता है। ये जो आइस, ये देख रहे हो ना, एवलांच क्या होता है, ये सब जो टूटना होता है ये सब,
है ना, जो आइस शीट ब्रेक हो रही है ये, तो इसी की आवाज आती है बस, जिससे रेनफोर्स होता है, जिससे वापिस पता चलता है कि वहां पर और कोई नहीं है, केवल इन्हीं की आवाज आ रही है अपनी। इससे क्या होता है, आइसोलेशन और फील होती है ऐसी जगह पे। आगे चले। Humans have existed for only 12,000 years, yet they have damaged the environment significantly. ठीक है, जो ह्यूमन है वो एग्जिस्ट कर रहा है 12,000 ईयर्स से ही, तो उन्होंने क्या करा है, डैमेज कर दिया एनवायरनमेंट को सिग्निफिकेंटली। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो रहा है, लेड टू ओवर पॉपुलेशन एंड कंपटीशन फॉर रिसोर्स। तो भाई ओवर पॉपुलेशन हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है रिसोर्स के लिए, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन फैल रहा है, और हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब जो हैबिटाट है, किसके हैबिटाट भाई, जो अपने ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनके क्या हो रहे हैं, हैबिटाट जो वो रहते हैं वहाँ, उनके वो डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, वो नष्ट हो रहे हैं। और एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोलियम, कोल वगैरह हो गया, इनको ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो रहा है भाई, क्लाइमेट चेंज हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। और अंटार्कटिका इज क्रूशियल फॉर क्लाइमेट स्टडीज। ध्यान रखना है भाई, क्लाइमेट स्टडीज उनको करनी है, तो अंटार्कटिका बहुत अच्छी जगह है। क्यों भाई, क्योंकि अंटार्कटिका पर क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको दिख रहा होता है। और इट्स आइस शीट स्टोर कार्बन रिकॉर्ड्स फ्रॉम हाफ अ मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है ना भाई, कार्बन स्टोर देखने को मिलते हैं आइस शीट्स पे। और मेल्टिंग आइस कैप्स कुड रेज सी लेवल्स। जो ये आइस कैप्स है ना, ये मेल्ट होएंगी, तो इससे होगा क्या भाई, जो सी लेवल है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि बर्फ पिघल रही है भाई, ये पानी बन के समुद्र में जाएंगे और समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जिससे जो कोस्टल सिटीज है वर्ल्ड वाइड वो अफेक्ट हो सकती है, डूब सकती हैं। साइंटिस्ट मॉनिटर अंटार्कटिका टू प्रेडिक्ट फ्यूचर क्लाइमेट चेंज। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, अंटार्कटिका को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि फ्यूचर का जो क्लाइमेट चेंज है उसको प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे देखो, द ऑथर इज पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। जो ऑथर है ना, टिसानी दोषी, किसका पार्ट है ये, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का पार्ट है, जो कि जियो ऑफ ग्रीन इसको लेड कर रहे हैं। जियो ऑफ ग्रीन इनिशियली टुक रिच टूरिस्ट टू अंटार्कटिका। पहले क्या होता था, जो जियो ऑफ ग्रीन है ये रिच स्टूडेंट्स को लेके जाया करते थे अंटार्कटिका पर, बट बाद में इनको समझ आया कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जो है उनको ले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है बेटर एम्बेसडर बन सकते हैं फॉर एनवायरमेंटल चेंज। क्योंकि आने वाले टाइम पे पॉलिसी मेकर कुछ पॉलिसी में चेंज वेंज करना है, तो यही काम आएंगे। ठीक है, यही करेंगे, क्योंकि रिच लोगों को ले जाने से कुछ फायदा नहीं है। तो रियल एम्बेसडर ऑफ एनवायरमेंटल चेंज के लिए कौन है, यही काम आएंगे, तो इनको फिर ले जाने का ये सोचता है। द प्रोग्राम गिव्स यंग स्टूडेंट्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ये खुद रियल तौर पर एक्सपीरियंस करेंगे तो समझेंगे कि भाई हाँ, क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, तभी तो कुछ ना कुछ चेंज कर पाएंगे आगे जाके वो। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है क्लाइमेट चेंज को इनको यहाँ पर स्टूडेंट्स को। और इंस्पायर्स देम टू टेक एक्शन टू सेव द प्लेनेट। और इंस्पायर करता है कि वो एक्शन ले इस प्लेनेट को सेव करने के लिए। और अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज। अंटार्कटिका बहुत अच्छा जगह है, बेस्ट प्लेस है क्लाइमेट चेंज को जानने के लिए। क्यों, क्योंकि ग्लेशियर्स आर विजिबली मेल्टिंग। ग्लेशियर्स पिघलते हुए दिख रहे हैं, विजिबल है। एंड आइस शेल्फ्स आर कोलैप्सिंग। जो आइस शीट्स, आइस शेल्फ्स है वो कोलैप्स कर रहे हैं आपस में, पिघल पिघल कर। और इवन स्मॉल एनवायरमेंटल चेंजेस हैव मेजर ग्लोबल इफेक्ट्स। अगर छोटा सा भी एनवायरमेंटल चेंज होता है तो उसके भी क्या ग्लोबली ज़्यादा मेजर इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि नेचर और ह्यूमंस जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक भी कुछ ना कुछ चेंज आता है तो दूसरे पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। आगे चलें। अंटार्कटिका सिंपल इकोसिस्टम मेक्स इट आइडियल फॉर स्टडिंग एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है भाई, जो अंटार्कटिका का सिंपल इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर हमें एनवायरमेंटल चेंज की अगर पढ़ाई करने, स्टडी करने इसके ऊपर, तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन है, ये क्या मैराइन प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, आर द फाउंडेशन ऑफ द सदर्न ओशन फूड चैन। तो जो सदर्न ओशन फूड चैन है उसकी फाउंडेशन का काम करते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ध्यान रखना कि इसको क्या होता है, छोटी फिश खा जाती हैं, छोटी फिश को बड़ी फिश खा जाती है, ऐसे करके ध्यान रखना है। तो ये ओशन की फूड चेन चलती रहती है। दे एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट है। आगे चलें। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर अफेक्ट्स फाइटोप्लैंक्टन विच इट टर्न्स डिस्टर्ब्स द फूड चेन। ठीक है, जो ओजोन लेयर आपको पता है, यूवी रेस जो आती है फिल्टर करके हमारे वहां तक पहुंचती है। तो अब क्या हो रहा है, ओजोन लेयर अफेक्ट हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है, तो अफेक्ट कर रही है फाइटोप्लैंक्टन को।
क्योंकि सनलाइट जो चाहिए होती है ना वो फ्रेश चाहिए होती है। अगर फिल्टरों के सनलाइट नहीं आएगी तो भाई फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगी। तो फाइटोप्लैंक्टन को भाई अफेक्ट कर रही है, जिससे जो डिस्टर्ब हो रही है फूड चेन के अंदर, मतलब इम्पैक्टिंग फिश, वेल्स एंड बर्ड्स। ध्यान रखना, क्योंकि फूड चेन पूरी ऐसे चलती है, फाइटोप्लैंक्टन को छोटी फिश खाती है, छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है, ऐसे करके पूरा चलता है। तो स्टार्टिंग जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ही प्रोड्यूसर है, तो यहीं अगर दिक्कत आ जाएगी फाउंडेशन लेवल पर, तो आगे दिक्कत आएगी। तो डिस्टर्ब द ग्लोबल कार्बन साइकिल इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होता है कि जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखना। CO2 जो ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेजर काम करती है बढ़ाने के लिए। द स्टोरी टीच एन इम्पोर्टेंट लेसन, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ठीक है भाई, हम कहते हैं यार छोटी सी चीज़ें क्या ही करेंगे, नहीं। तो ये स्टोरी हमको लेसन देती है कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग, यानी छोटी छोटी चीज़ों को टेक केयर करो। जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो खुद ही अपनी जगह पर आ जाएंगी, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चले। नियर द अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल पता है ना आपको? दिखाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। चले वापस, अंटार्कटिक सर्कल। ये अंटार्कटिका है, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये पूरा क्या बोलते हैं इसको? अंटार्कटिक सर्कल। ध्यान रखना है, इस अंटार्कटिका के जस्ट ये वाला पार्ट। अब आप इस चलते देखो क्या बोला है हमसे। ठीक है, तो नियर द अंटार्कटिक सर्कल देयर शिप एकेडमिक सोलेस्की गेट स्टक इन थिक आइस। ठीक है भाई, तो जो थिक आइस में उनकी जो अंटार्कटिक सर्कल के पास, क्योंकि अब जा रहे हैं ना वापस, वो तो फंस जाती है। द कैप्टन अलाउ पैसेंजर्स टू स्टेप ऑन टू द आइस, और भाई पैसेंजर अलाउ कर देता है, मतलब कैप्टन अलाउ कर देता है पैसेंजर को कि भाई तुम आइस पर स्टेप करो। ठीक है, मैं चल सकते हो और वॉक ऑन द ओशन। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है? अलाउ कर देता है, क्योंकि पहले मना कर रखा था ना, अब अलाउ कर देता है यहाँ पर। अब देखो भाई क्या होगा। अब जब वो आइस पर चलते हैं तो उसके नीचे क्या है? तो 1 मीटर ऑफ आइस देखने को मिलती है, 180 मीटर्स ऑफ फ्रीजिंग ओशन वाटर देखने को मिलता है ना। और क्रैब ईटर सील्स लॉन्च ऑन आइस लाइक स्ट्रे डॉग्स अंडर अ ट्री, शोइंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ लाइफ। मतलब जहां पर जो एनिमल रह पाता है वो रह पाता है, जैसे कि जो क्रैब ईटर है वो यहाँ पर आइस पर कैसे लेटी हुई, जैसे स्ट्रीट्स पर आपको डॉग देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दिस मूवमेंट्स मेक्स द ऑथर रियलाइज हाउ एवरीथिंग ऑन अर्थ इज इंटरकनेक्टेड। और ये मूवमेंट भाई ऑथर को रियलाइज कराता है कि कैसे जो है अर्थ पर हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। समझ रहे हो भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आगे चलो। द बिग क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अंटार्कटिका वॉज वंस अ वार्म प्लेस बट इज नाउ फ्रोजन। तो अंटार्कटिका के टाइम पे क्या, जब गोंडवाना का पार्ट था तो वो वार्म प्लेस था, लेकिन आज पूरा जमा हुआ है ना। तो यहाँ पर ऑथर चौंक जाती है क्या, कि व्हाट इफ अंटार्कटिक बिकम्स वार्म अगेन, कि भाई क्या होगा अंटार्कटिका अगर वापस वार्म हो जाए। और विल ह्यूमन सर्वाइव द नेक्स्ट बिग क्लाइमेट चेंज, जब नेक्स्ट बड़ा क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये बड़े क्वेश्चन छोड़ के जाती है तिशानी दोषी जी। और द विजिट्स लीव्स हर होपफुल बिकॉज द स्टूडेंट्स ऑन द एक्सपेडिशन स्टिल बिलीव द कैन सेव द वर्ल्ड। ठीक है, जो विजिट पे जो अब ये एक होप के साथ रहती है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट साथ में गए थे, यंग जनरेशन साथ में गई थी, कि वो क्या कर पाएंगे भाई, वो कुछ ना कुछ वर्ल्ड को सेव करने के लिए एक्शन लेंगे। और फाइनल मैसेज यहाँ पर क्या देती है कि अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। ठीक है ना, पूरे मिलियन ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, है ना, और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, यानी एक दिन में क्या डिफरेंस आ रहा है, कि एक दिन में क्या जो हम कर रहे हैं उससे क्या डिफरेंस बन रहा है। तो इसकी बात यहाँ पर ये करते फाइनल मैसेज देती हैं। ठीक है, समझ आ गया भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं, जिसका नाम है द एनिमी। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आपको देशभक्ति क्या होती है सिखाई जाएगी इसके अंदर। देखो, द एनिमी इज द स्टोरी सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, हाईलाइटिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड पेट्रोटिज्म। ठीक है भाई, तो देशभक्ति और ह्यूमैनिटी, है ना, इसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक दुविधा में दुविधा दिखाई जाती है कि भाई किसको चुनोगे, आप ह्यूमैनिटी को चुनोगे या आप देशभक्ति यानी पेट्रोटिज्म को चुनोगे। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को जो है स्टोरी दिखाती है ना।
तो देखो भाई आगे आपको समझ आएगा। इट रिवॉल्व्स अराउंड डॉक्टर सदाओ होकी, जापानीज सर्जन है हु फाइंड्स एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसको पीओडब्ल्यू भी आप कह सकते हो, वॉश्ड एशोर वाउंडेड। ठीक है भाई, तो बिल्कुल खून से लथपथ जो है ये एक देखने को मिलता है। अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर देखने को मिलता है जो कि समुद्र के किनारे पर हमको देखने को मिलता है, जो कि जापान से है। जापान से कह रहा हूँ, अमेरिका से है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हिज मोरल डिलेमा। स्टोरी है एक मोरल डिलेमा जो है ये एक्सप्लोर करती है किस चीज का, कि वेदर टू ट्रीट द मैन एज अ डॉक्टर और हैंड्स हिम ओवर द अथॉरिटीज एज अ लॉयल जापानीज सिटीजन। तो अब यहाँ पर डिलेमा छोड़ देते क्या, अब ये डॉक्टर सदाओ होकी है, इसको देखने को मिलता है समुद्र के किनारे पर, जो कि एक अमेरिका का है, अमेरिका का सोल्जर है ये, यानी दुश्मन देश का क्या सोल्जर है, तो देश का दुश्मन तो हमारा दुश्मन वाली बात होती है। तो डिलेमा क्या होता है, ऐसे अब ये डॉक्टर भी है कि एज अ डॉक्टर जो इसका फर्ज बनता है कि उसका ट्रीटमेंट करूं, या एक लॉयल जापानीज सिटीजन होने के नाते उसको हैंड ओवर कर दूं अथॉरिटीज को। अब ये डिलेमा इसको हो जाता है किसको, डॉक्टर सदा होकी को, और स्टोरी में हमको ये दिखता है देखने को। देखो अब बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं डॉक्टर सदा होकी की, का बैकग्राउंड क्या है। तो डॉक्टर सदा होकी इज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, तो अमेरिका में पढ़ाई करने भी जाते हैं ये, ध्यान रखना। और ही वॉज ट्रेंड इन अमेरिका एंड लेटर रिटर्न टू जापान, और बाद में जापान वापस आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इज नॉट सेंड टू वॉर बिकॉज, और इस जो ये डॉक्टर सदा होकी है इनको जो है वॉर में क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि ही इज वर्किंग ऑन अ मेडिकल डिस्कवरी टू ट्रीट वाउंड्स, क्योंकि मेडिकल डिस्कवरी में काम कर रहे हैं, ठीक है, कि वे जो जख्म वगैरह हो जाता है, खून वगैरह निकलता है, उसको कैसे ट्रीट करा जाए। एंड द जनरल ऑफ जापान में नीड सर्जरी एंड रिलाइज ऑन हिम, और जो जनरल ऑफ जापान है ना उसको सर्जरी की जरूरत है, और वो भाई डॉक्टर सदाओ पर क्या करता है, रिलाई करता है, इसलिए उसको फिर इसलिए वॉर पे नहीं भेजा। और ही लीव्स ऑन जापानीज कोस्ट, कहाँ रहता था भाई डॉक्टर सदाओ होकी, ये जापानीज कोस्ट पर रहता था अपनी वाइफ के साथ जिसका नाम है हाना, और अपने बच्चों के साथ ये रहता था, और कुछ नौकर भी थे जो काम करते थे इनके घर पे। आगे चले। वन इवनिंग वाइल स्टैंडिंग ऑन हिज कोस्टल वरांडा ही सीज अ डार्क फिगर इन द मीस्ट, ठीक है, तो ऐसे धुंधला टाइप जिसको मीस्ट कहते हैं, ध्यान रखना। ओस वगैरह आप समझ सकते हो, बट ओस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो मिस्ट में क्या होता है, इनको एक डार्क फिगर देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, और कोस्टल वरांडा में खड़े थे ऐसे, कोस्टल वरांडा में जो है ऐसे ये खड़े थे अपने घर के, है ना। अ मैन इज वोस्ट एशोर इंजर्ड एंड अनकॉन्शियस, एक इंसान जो है वो वोस्ट एशोर मतलब कि पानी से धीरे धीरे जो किनारे पर आ गया है, और इंजर्ड था, बिल्कुल अनकॉन्शियस था, उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है ना। और सुन लो भाई आगे। और एज सदाओ एंड हाना अप्रोच देसी, ठीक है, वो दोनों बरांडा में खड़े हैं, देख रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, ही इज ब्लीडिंग फ्रॉम अ बुलेट वाउंड इन हिज बैक, तो उसके बैक में जो बुलेट लगी है वहां से उसको जख्म है, ध्यान रखना। तो ही इज ब्लीडिंग फ्रॉम अ बुलेट वाउंड, ठीक है, जो जख्म उसको हुआ है वो बुलेट से हुआ है। और ही हैज येलो हेयर, उसके हेयर कैसे येलो है, और रफ बियर्ड है, और इंडिकेटिंग ही इज अ वाइट अमेरिकन, जैसे अमेरिकन की बियर्ड वगैरह होती है, येलो हेयर टाइप से होते हैं, और रफ बियर होती है, बियर्ड होती है, तो वही ये सब क्या दिखाता है कि वो एक वाइट अमेरिकन है। और हिज कैप ऑल्सो सेज, ठीक है, उसकी जो कैप जो है वो भी दिखाती है जिसपे यूएस नेवी लिखा था, प्रूविंग दैट ही इज एन एनिमी सोल्जर, मतलब कि अब दुश्मन देश का सोल्जर है ये। और दे हेजिटेट, दोनों हेजिटेट कर जाते हैं कि शुड दे हेल्प हिम, उसकी मदद करनी चाहिए, या इसको हैंड ओवर कर देना चाहिए जापानीज अथॉरिटीज को। बेचारे सोचते हैं ये, तो क्या लगता है क्या करेंगे ये, उसको घर ले जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो भाई इसको पुलिस के पास कर दे, या तो उसको सेव करे, ह्यूमैनिटी शो कर दे। अथॉरिटीज को दिखाएंगे तो पैट्रियटिज्म है, और बचा लिया तो ह्यूमैनिटी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और मेडिकल ड्यूटी है जो एक मोरल ड्यूटी होती है, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ पर जो है दिखाता है, लो तो यही कहता है कि वो जो दुश्मन देश है उसको उसके जो एनिमीज है वो उसको वही कैप्चर करके उसको मार देना चाहिए, या तो अथॉरिटीज को दे देना चाहिए। और डॉक्टर ये कहता है कि भाई कुछ भी हो, डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि बचा के रखो, मतलब बचाना होता है, जिसके भी चोट लगी हो, जिसको भी कोई इंजरी टाइप हो। हाना ऑल्सो हेजिटेट बट सपोर्ट्स हर हस्बैंड्स डिसीजन टू हेल्प द मैन, ठीक है ना भाई। तो हाना भाई हेजिटेट करती है, लेकिन अपने हस्बैंड के डिसीजन को सपोर्ट करती है, यही तो असली पत्नी होती है, आपको पता ही है। दे कैरी द अमेरिकन सोल्जर टू देयर हाउस, तो अपने हाउस में उस सोल्जर को कैरी कर लेते हैं, कर लिया भाई कैरी। अब क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो सदाओ प्रिपेयर्स फॉर सर्जरी, तो सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है। वाइल हाना ब्रिंग्स अ हॉट वाटर, है तो हाना क्या करती है, हॉट वाटर को लेके आती है। देयर सर्वेंट्स इंक्लूडिंग द ओल्ड गार्डनर एंड मेड यूमी
रिफ्यूजेस टू हेल्प। तो उसका जो सर्वेंट है, एक ओल्ड गार्डनर है और एक उसकी मेड है जिसका नाम है यूमी, तो वो मना कर देती है हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक दुश्मन देश का सोल्जर था, उसकी मदद कर रहे थे ये। तो उनको डर था कि भाई ये हम, इससे क्या होगा भाई, हम भी क्या है, दिक्कत में आ जाएंगे, है ना। द गार्डनर बिलीव्स द सी एंड वर इंटेंडेड टू किल द मैन, सो सेविंग हिम इज रोंग। ठीक है भाई, तो मतलब उसको मार देना चाहिए, उसको बचाना है कि गलत है, ऐसा ये गार्डनर कहता है। यूमी रिफ्यूजेस टू वॉश द वाइट मैन कॉलिंग इज डिस्कस्टिंग। ठीक है ना, कहती है डिस्कस्टिंग है ये। तो वाइट मैन को भाई धोने से मना कर देती है, ठीक है ना, मतलब उसको साफ करने से ऊपर ऊपर। आगे चले। द सर्वेंट्स फियर पनिशमेंट इफ अथॉरिटीज फाइंड आउट। ठीक है, तो वही बात बताया मैंने आपको पीछे कि जो सर्वेंट है वो डर के मारे नहीं कर रहे हैं कि भाई जो अथॉरिटीज है अगर उनको पता चल गया तो हमको पनिश कर देंगे। ठीक है, आगे चलो भाई। हाना टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो भाई गार्डनर है और जो यूमी है उसकी मेड, वो मना कर देते तो क्या हो गया, हाना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है हर चीज़ की और हेल्प करती है सदाओ की। ठीक है, विद ऑपरेशन, चाहे वो कुछ साफ करना हो गया या कुछ और करना हो गया तो उसे मदद करने लग गई हाना। ठीक है, आगे चलो भाई। सदाओ रिमूव्स द बुलेट फ्रॉम द अमेरिकन बॉडी। तो जो अमेरिकन सोल्जर था, POW, प्रिजनर ऑफ वॉर, तो उसकी बॉडी से जो है वो बुलेट को रिमूव कर देता है। और हाना असिस्ट बट फील सिक एट द साइट ऑफ ब्लड। तो हाना असिस्ट करती जैसे वो ब्लड की साइड देखती जहाँ पे वो वाउंड था, है ना, तो वहां पर वो बेचारी क्या हो जाती है भाई, यहाँ पर वो सिक हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। द मैन्स कंडीशन स्टेबलाइज। जो मैन की कंडीशन थी उसकी, अमेरिकन सोल्जर की, वो स्टेबलाइज हो जाती है। बट दे कैन नॉट कीप हिम फॉर एवर। बट उसको यहाँ पर वो हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। ठीक है भाई, और ही रिमेन्स वीक एंड साइलेंट। बट वो साइलेंट और वीक ही था भी, टाइम लगता है ना भाई रिकवरी में। और अवेयर ऑफ द रिस्क द फैमिली इज टेकिंग। और अवेयर था लेकिन वो प्रिजनर ऑफ वॉर की फैमिली किस टाइप का रिस्क जो है ले रही है। ठीक है, आगे चले। द सर्वेंट्स बिकम सस्पिशियस एंड क्विट देयर जॉब्स। तो सस्पिशियस हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है भाई, कहाँ चले गए सर्वेंट, और अपनी जॉब छोड़ के चले जाते हैं बेसिकली। और फियरिंग सदाव विल बी अरेस्टेड। ठीक है, और उनको डर लगता है कि सदाव अरेस्ट हो जाएगा तो हम भी अरेस्ट हो जाएंगे। और हाना वरीज अबाउट देयर चिल्ड्रन सेफ्टी। और हाना भाई चिंता में आ जाती है कि उसके बच्चों की सेफ्टी का क्या होगा। और द हाउस फील्स एम्प्टी। ठीक है, जो घर है बहुत खाली खाली फील होता है। एंड दे कैन नॉट हाइड द सोल्जर मच लॉन्गर। ठीक है, अब ज़्यादा समय तक जो है उस सोल्जर को वो हाइड करके नहीं रख सकते हैं। सदाओ डिसाइड्स टू इन्फॉर्म द जापानीज जनरल। ठीक है, सदाओ डिसाइड करता है कि भाई जापानीज जनरल को बता देगा। और द जनरल नीड्स सदाओ फॉर अ फ्यूचर सर्जरी। मैंने बताया ना आपको पीछे, जनरल वही है जिसको फ्यूचर सर्जरी के लिए भाई वो डिपेंडेंट है किस पर, डॉक्टर सदाओ होकी पर, है ना। तो जनरल को जाके जो है बता देगा, ऐसा वो डिसाइड करता है कौन, डॉक्टर सदाओ। एंड नॉट वांट हिम टू अरेस्टेड। ठीक है, और वो चाहता ही नहीं, कौन, जनरल चाहता ही नहीं कि वो अरेस्ट हो। कौन अरेस्ट ना हो, डॉक्टर सदाओ होकी, है ना। तो इंस्टेड द जनरल ऑफर्स टू सेंड असैसिन्स। और जब वो बता देता है भाई, है ना, जनरल को, तो होता क्या है, तो जनरल ऑफर करता है कि भाई मैं असैसिन्स भेज दूंगा जो कि शांति से जाएंगे और अमेरिकन को क्या कर देंगे, मार देंगे शांति से। सदाव हाँ पढ़ देता है, सदाव एग्री कर जाता है और रिलेक्टेंटली थिंकिंग दिस विल रिमूव द प्रॉब्लम। ठीक है, और सोचता है सदाव कि ये क्या प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखो कैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। फॉर 3 नाइट्स, लगभग 3 रातें बीतती हैं। सदाओ एक्सपेक्ट्स द असैसिन्स टू अराइव। वो एक्सपेक्ट करता है कि जो असैसिन्स है जनरल के वो आएंगे, बट वो कभी आए ही नहीं। हर रात वो कुछ फुट स्टेप की आवाज़ें सुनता था डर में, बट नथिंग हैपेंस। लेकिन कुछ होता नहीं था, उसको लगता आज तो काम, ऐसे कुछ आवाज़ सुनता हो पैरों की, सोचता था कि भाई आज तो काम हो गया, आज ये अमेरिकन गया। बट ऐसे 3 रातें निकल गई, बट ऐसा हुआ कुछ नहीं, कोई नहीं आया। रियलाइज द जनरल वॉज टू सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, बाद में जो ये सदाव है ये रियलाइज करता है कि जो जनरल है ना, ये वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, मतलब अपने बारे में ही सोचता है और अपने प्रॉमिस के बारे में वो भूल गया। सीधी सी बात ये है। अब आगे चलो भाई, देखो। सदाव डिसाइड्स टू टेक मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड। अब सदाव कहता है कि अब खुद करेंगे हम काम, नहीं से जनरल के असैसिन्स। तो सारा मैटर को अपने हाथ में ले लेता है। और ही प्रोवाइड्स द अमेरिकन विद फूड, क्लोथ एंड अ फ्लैश लाइट। तो वो क्या करता है, अमेरिकन को भाई अब भेजने की तैयारी करता है ना, एक बोट से। और साथ में क्या देता है, फूड देता है, क्लोथ और फ्लैश लाइट भी देता है उसको। और ही इंस्ट्रक्ट हिम टू स्टे ऑन अ नियर बाय आइलैंड एंड वेट फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट। तो कहते हैं कि भाई नियर बाय आइलैंड है, वहां पर वेट कर ले, कोरियन बोट आती है
उसमें बैठ जाइयो, ठीक है ना। और उसको इंस्ट्रक्ट भी दे देता है इस चीज़ के लिए, भाई जब तू पहुंच जाए तो फ्लैश लाइट वगैरह जला दियो। फिर वो जला भी देता है, पता चल जाता है कि हाँ वो पहुंच गया सेफली। द अमेरिकन थैंक्स सदाव फॉर सेविंग हिज लाइफ, और जो जाने से पहले अमेरिकन जो है वो थैंक करता है सदाव को, उसने उसकी लाइफ बचाई एंड एस्केप सक्सेसफुल, और वो सक्सेसफुली क्या होता है, बच जाता है। समझ आ गया भाई, आगे सुनो। अब एक हफ्ते बाद क्या होता है, सदाव बताता है जनरल को द सोल्जर हैज एस्केप्ड, कि जो सोल्जर है वो बच के निकल गया। किसने बताया, सदाव ने बताया। और द जनरल एडमिट दैट ही फॉरगेट टू सेंड द असैसिन्स, और वो बताता है कि मैं भूल गया था यार असैसिन्स को भेजना, है ना। और ही ऑल्सो डज नॉट रिपोर्ट सदाव एज ही नीड्स हिम एज अ डॉक्टर, और वो रिपोर्ट भी नहीं करता है, किसके लिए, सदाव के लिए। और क्योंकि उसको जरूरत है ना भाई, नीड हिम एज अ डॉक्टर, सर्जरी तो करेगा ना भाई सदाव, ध्यान रखना है, तो उसके लिए जरूरत है। तो ये होता है, आगे सुनो। दैट इवनिंग सदाव लुक्स एट द एम्प्टी सी वेयर द सोल्जर हैड एस्केप्ड, तो उसी सी के पास देखता है जहां पर उसको छोड़ा था। और ही रिमेंबर्स हिज टाइम इन अमेरिका, और अपना टाइम को याद करता है अमेरिका में। कौन, सदाव, कि कहाँ पर इसको कैसा रेसिज्म रेसिज्म देखने को मिला था, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था, है ना। येट व्हेन गिवन द चांस ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू किल एन अमेरिकन, अमेरिका में गया, वहां पर ये जापानीज था तो उसको रेसिज्म देखना देखना पड़ा वहां पर, लेकिन फिर जब इसके पास चांस था जापान के अंदर अमेरिका के बंदे को मारने का, फिर भी जो है इसने ये चांस को मिस करा, है ना, ध्यान रखना है। समझ आ गया। तो ही वंडर्स, अभी थोड़ा हैरान हो जाता है कि वाई कुड नॉट किल हिम, वाई कुड नॉट आई किल हिम इवन दो ही वॉज माई एनिमी, मैंने उसको क्यों नहीं मारा मेरा दुश्मन होने के बावजूद भी। वॉज इट बिकॉज आई वॉज ट्रेन टू सेव लाइफ, क्योंकि मुझे ट्रेन किया गया था लाइफ को बचाने के लिए, नॉट टेक द, और ना कि लाइफ को लेने के लिए, ऐसा इसलिए क्वेश्चन आते हैं इसके माइंड में, ठीक है ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ये भी काफी अच्छा चैप्टर, आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा भाई, तो ध्यान से देख रहे हैं इस चैप्टर को। ऑन द फेस ऑफ इट क्या है ये देखो। तो जो ऑन द फेस ऑफ इट है, इज अ वन एक्ट प्ले बाय सुसान हिल which highlights themes of loneliness, prejudice, acceptance and the human need for companionship। तो यहाँ बहुत भारी भारी वर्ड है, जैसे कि companionship, है ना, और acceptance, prejudice, loneliness। तो ये थीम को एक्सप्लोर करता है ये प्ले है, किसके बीच में प्ले है ये, कौन किसके बीच में बात हो रही है, एक अपना ये और एक ये, ठीक है, एक ओल्ड मैन और एक यंग बच्चा है, ठीक है, ध्यान रखना। एक का नाम डैरी है बच्चे का, और उसका, और जो ये बूढ़ा आदमी है उसका मिस्टर लैम नाम है। तो इसके थ्रू जो है आपको ये सभी थीम बताई जाती है, ध्यान रखना है। तो लोनलीनेस मतलब अकेलापन, प्रिजुडिस मतलब क्या होता है भाई, जो पुरानी बातें चल रही होती है उसको मानना, और हमें जो भी चीज़ हमारे पास है जैसा हमको भगवान ने बनाया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ह्यूमन नीड किस चीज़ के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, कोई हमारा हमारा कोई साथ दे दे, इस चीज़ की नीड ह्यूमन की जो होती है बताई गई है इस चैप्टर के अंदर, यानी इस थीम पर बेस्ड है। और जो स्टोरी घूमती किसके अराउंड है, एक यंग बॉय जिसका नेम डैरी है और जिसका फेस जला हुआ है, और एक ओल्ड मैन है जिसका नाम है मिस्टर लैम, जिसकी जो एक टांग है वो टीन की है। तो इसी के अराउंड जो है पूरी स्टोरी घूमती है। और डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, दोनों में डिफरेंस है, उसका फेस जला हुआ है, उसके टीन लैग है, बट एक डिसेबिलिटी तो है। दे फॉर्म अ बॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनकरेजमेंट, अब दोनों ये करते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है, वैसे डरते हैं पहले, कौन, ये डैडी डरता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इनका बॉन्ड बन जाता है, ध्यान रखना है। शोइंग हाउ एटीट्यूड शेप्स वंस आउटलुक ऑन लाइफ, और ये दिखाता है ये स्टोरी आपको कि किसी का एटीट्यूड जो है ना, वो कैसे जो है लाइफ को कैसे देखना है, लाइफ का पर्सपेक्टिव पूरा चेंज कर देता है, आउटलुक ऑफ लाइफ पूरा चेंज कर देता है किसी का एटीट्यूड। अब समझ आ रहा होगा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ आएगा जब से स्टोरी एंड होती जाएगी। तो इन्होंने क्या करा, इसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया लाइफ का, किसका, डैरी का। ये आपको चैप्टर एंड होते होते समझ आ रहा होगा। देखो, द प्ले ओपन इन मिस्टर लैम्स गार्डन, जो ये प्ले है ओपन होता है मिस्टर लैम के गार्डन में, जहाँ पे डैरी जो कि 14 साल का लड़का है एंटर करता है सीक्रेटली। और सीक्रेटली का मतलब कैसे आता है ये आता है भाई दीवार कूद के, ठीक है, ध्यान रखना है, गेट से नहीं आया था ये। डैरी इज स्टार्टल्ड व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, जैसे ही मिस्टर लैम बोलते हैं ऐसे डैरी से, क्योंकि डैरी उसको लगता है कि कोई है ही नहीं, ये जो डैरी है उसको लगता है कि गार्डन में और घर में कोई है ही नहीं, तो वो दीवार कूद के आ जाता है। तो जैसे ही मिस्टर लैम उससे बोलते हैं तो डैडी क्या करता है, स्टार्टल्ड करने लग जाता है, घबरा जाता है थोड़ा सा, है ना, क्या होता है भाई, घबरा जाता है। और मिस्टर लैम इज एन एल्डरली मैन
विद अ टीन लैग बट रिमेन्स चीरफुल एंड वेलकमिंग। ठीक है, बहुत शांत रहते हैं और हमेशा वेलकमिंग नेचर के ये हैं, लेकिन इनके बारे में बातें बहुत गलत गलत फैली हुई हैं आसपास के एरिया में, ये वाली बात है। आगे चले, ही वॉन्ट्स डैडी टू माइंड द एप्पल्स इन द गार्डन एज दे आर विंड फॉल्स एंड कैन मेक हिम ट्रिप। ठीक है भाई, तो भाई फोन करते डैडी को, भाई तो कूद के तो आ गया, ठीक है अच्छी बात है। अब जो ये पड़े हुए हैं ना, ये सेब के जो सेब हैं ये, है ना, इनको इस पे चल मत रहियो, इस पे पैर मत रख दे वरना गिर जाएगा, है ना भाई, ध्यान रखना है। और डैडी इज डिफेंसिव एंड विड्रॉन, डैडी बहुत डिफेंसिव है और विड्रॉन है, मतलब कटा कट रहता है दुनिया से, समाज से बहुत कटा कटा रहता है, विड्रॉन रहता है, मतलब अलग रहता है। एज्यूमिंग पीपल डिसलाइक हिम, और एज्यूम करता है कि पीपल जो है, जो लोग हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस, क्योंकि उसका जो फेस है वो जला हुआ है, इसलिए क्या करता है भाई, वो थोड़ा कटा कटा रहता है समाज से और काफ़ी अपने आप को बचा के चलता है। ठीक है, क्योंकि उसको ये सब बातें लगती हैं, समझ आ गया, जो बता दिया हूँ। और मिस्टर लैम अश्योर्स हिम दैट ही इज वेलकम इन द गार्डन, और मिस्टर लैम उसको अश्योर करते हैं कि भाई तुम्हारा वेलकम है इस गार्डन में, तुम कभी भी आ सकते हो। डैरी ने भाई बहुत सारी बातें सुनी उनके बारे में, तो उसको डर भी लगता है, ध्यान रखना है। तो डैरी रिवील्स दैट पीपल अवॉइड हिम और फील सॉरी फॉर हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसफिगर्ड फेस, यानी जो एसिड से उसका फेस जला है। तो डैरी रिवील करता है कि जो लोग उसको अवॉइड करते हैं और मेरे लिए सॉरी फील करते हैं, क्योंकि मेरा जो फेस है ना वो डिसफिगर्ड है, डिसफिगर्ड मतलब जला हुआ है ना। और ही बिलीव्स दैट एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ हिम, सब मेरे से डरते हैं, और इवन व्हेन दे ट्राई टू प्रिटेंड अदरवाइज, है ना। और he recalls an incident where a woman whispered that only his mother could love his face। ठीक है, और ये भी बात करता है कि मैंने एक इंसिडेंट देखा था एक बार, कि जहाँ पर एक वुमन जो है ना फुसफुसा रही थी, विस्पर कर रही थी किसी के साथ, कि इसकी जो माँ है ना, किसकी, टैरी की, यही जो है इसके बर्न फेस को प्यार कर सकती है, ध्यान रखना है, और कोई नहीं। और दिस हैज मेड हिम बिटर, ठीक है, उसको और कड़वाहट इसके दिल में भर दी है और उसको फ्रस्ट्रेटेड बना दिया, एंग्री बना दिया और सोशली विड्रॉन बना दिया, कि सोशली अलग रहे, किसी से ना मिले, है ना भाई। ये तो इसने इस लेडी की, वुमेन की, इन्होंने इसने बात सुनी थी। आगे चले, मिस्टर लैम शेयर्स हिज ओन एक्सपीरियंस विद डिसेबिलिटी। अब मिस्टर लैम उसने बता दिया अपना भाई मैं लाइफ में वो कैसा जा रहा है, उसको क्या फील होता है। अब मिस्टर लैम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताते हैं, है ना। और एक्सप्लेनिंग दैट ही लॉस्ट हिज लेग इन अ वॉर, कि मैंने लड़ाई में, वॉर में क्या कर दिया, अपनी टांग खो दी है। और ही टेल्स डैडी दैट लाइफ इज अबाउट पर्सपेक्टिव, और बताते हैं डैडी को मिस्टर लैम क्या, कि जो लाइफ है क्या है भाई, बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव है टोटली, है ना। जिसका जैसा पर्सपेक्टिव होगा लाइफ की तरफ, वो वैसे ही लाइफ को देख पाता है। पीपल को कॉल सम प्लांट्स वीड्स एंड अदर्स फ्लावर्स बट ऑल आर पार्ट ऑफ नेचर, है ना भाई। तो कुछ जो लोग हैं, कुछ प्लांट लोग जो है, कुछ प्लांट को वीड्स कहते हैं, वीड्स वो होते हैं जो खुद ही उग जाते हैं, जिसको खरपतवार कहते हैं हिंदी में, और कुछ प्लांट को फ्लावर्स कहते हैं, बट सब क्या है, नेचर का पार्ट है। ऐसे ही सिमिलरली डैरी इज नो लेस इंपॉर्टेंट देन अदर्स, इसलिए जो डैरी है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बाकियों की तरह, जैसे बाकी इंपॉर्टेंट है, डैरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्पाइट हिज स्कार्स, चाहे उसके फेस पे स्कार्स क्यों ना हो, जला क्यों ना हो उसके फेस, ठीक है। जैसे बाकी सब इंपॉर्टेंट है वैसे वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्लावर्स और वीड्स दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ नेचर है, समझ रहे हो भाई। और सुनो, ही बिलीव्स दैट फोकसिंग ऑन पेन एंड रिजेक्शन ओनली लीड्स टू सेल्फ आइसोलेशन। और मिस्टर लैम बताते हैं कि भाई अगर तुम फोकस करोगे पेन पर, है ना, और रिजेक्शन पर, तो ये तुमको सिर्फ क्या मिलेगा, पेन मिलेगा और सेल्फ आइसोलेशन होगा, मतलब तुम क्या करोगे, खुद को एक जगह पे बांध के रख लोगे। और ही एनकरेज डैरी टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और वो एनकरेज करते हैं डैरी को कि भाई अपने आप को एक्सेप्ट करो तुम जैसे भी हो, और अपने लाइफ को एंजॉय करो रेदर देन हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। बाकी ना कि वर्ल्ड से छुपो तुम, बल्कि क्या करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, एंजॉय करो लाइफ को। आगे चलो भाई। अब मिस्टर लैम्ब लीव्स अलोन इन अ बिग हाउस बट कीप्स हिज गार्डन गेट ओपन फॉर एवरीवन। अब मिस्टर लैम्ब अकेले रहते हैं पूरे एरिया में, गार्डन पूरा उनका घर है, पर लेकिन हमेशा अपना गार्डन गेट ओपन रखता है कि सब वो आ जाए, क्योंकि जो मिस्टर लैम है वो वेलकमिंग नेचर के हैं। ही लव्स कंपनी एंड एंजॉय वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय, और इनको मजा आता है भाई कंपनी में, मतलब कोई आके इनके साथ बैठ जाए, इनकी गार्डन में आ जाए, तो इनको कंपनी बहुत पसंद है दूसरों की, और एंजॉय करते हैं वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय। और ठीक है, वहां से जैसे दुनिया चल रही है उसको उनको देखने में काफी मजा आता है। ही टेल्स डैडी दैट पीपल कॉल हिम लैमी लैम, वो बताता है भाई डैडी को कि लोग मुझे लैमी लैम बोलते हैं बिकॉज ऑफ हिज लैक, बट ही डज नॉट लेट बॉदर हिम, लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरे को परेशान होने नहीं देती है। ऐसा कौन बताते हैं, मिस्टर लैम जो डैडी को बता रहे होते हैं।
आगे चले, ही कीप्स हिमसेल्फ एंगेज्ड बाय रीडिंग एंड लिसनिंग टू नेचर एंड टॉकिंग टू पीपल। तो क्या करते हैं भाई, वो खुद को एंगेज रखते हैं। कौन? मिस्टर लैम। कैसे भाई? रीडिंग करते हैं, नेचर को सुनते हैं और लोगों से बात करके अपने आप को एंगेज रखते हैं, ना कि आइसोलेट रहते हैं। तो ऐसी सलाह देते हैं किसको? डैरी को, कि तुम भी ऐसे ही रहो, ये लाइफ दुनिया से छुपो मत। एज द कंजर्वेशन प्रोग्रेस, कंजर्वेशन कह रहा हूँ, कन्वर्सेशन प्रोग्रेस, डैरी स्टार्ट सीइंग लाइफ डिफरेंट। जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है तो डैरी जो है ना, लाइफ को डिफरेंटली देखने लग जाता है। ही बिकम्स कंफर्टेबल टॉकिंग टू मिस्टर लैम। स्टार्टिंग में डर रहा था, घबरा रहा था, है ना, स्टैमर कर रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, टॉकिंग टू मिस्टर लैम, यानी मिस्टर लैम से बातें करते करते वो कंफर्टेबल हो जाता है, और समथिंग ही हैज नॉट फेल्ट विद अदर्स। और ऐसा कंफर्टेबल होता है कि वो चीज़ जो है किसी और के साथ वो फील नहीं करता है। ठीक है, आगे चले। मिस्टर लैम टेल्स हिम, अब मिस्टर लैम क्या कहते हैं उस डैरी से, कि द वर्ल्ड हैज अ होल फेस एंड इट इज देयर टू बी लुक्ड एट। पूरे वर्ल्ड के पास होल फेस है और वहां पे तुम देखो। यू कैन लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम बट वट वॉन्ट चेंज द वर्ल्ड। है ना, सबके पास होल फेस है, पूरा फेस है। अब तुम मान लो अपने आप को लॉक कर लो एक रूम के अंदर, बट उससे वर्ल्ड में क्या चेंज आ जाएगा? कुछ चेंज नहीं आएगा। तो डैरी स्टार्ट्स बिलीविंग दैट ही कैन लीव अ नॉर्मल लाइफ। फिर इसके बाद इस एग्जांपल देख के डैरी बिलीव करने लग जाता है कि वो भी जो है नॉर्मल लाइफ जी सकता है। नॉट लेट दिस स्कार्स डिफाइन हिम। उसका फेस बर्न है, वो उसको वो डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि जो डैरी जैसा है वो उसको डिफाइन करेंगे कि डैरी कौन है। और व्हेन डैरी रिटर्न्स होम, जैसे डैरी घर जाता है, हिज मदर फॉरबिड्स हिम फ्रॉम गोइंग बैक टू मिस्टर लैम हाउस। ठीक है भाई, तो होता क्या है ना, जो मिस्टर लैम और डैरी थे भाई, कन्वर्सेशन चल रही थी। अब तो ना डैरी वापस जा रहा होता है ना, और मिस्टर लैम कहते हैं कि जो यहाँ से जाता है वो वापस आता नहीं है, ऐसी बात है। तो डैरी कहता है मैं वापस जरूर आऊँगा मिस्टर लैम। तो ऐसा होता है, तो वापस अपने घर जाता है, और उसकी जो मदर है उसको वापस जो है मिस्टर लैम के घर जाने से, उसके गार्डन में जाने से मना कर देती है। लेकिन क्योंकि उसकी जो मदर है डैडी की, वो बिलीव करती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे र्यूमर सुने हैं लैम्ब के बारे में, और सोचती है कि जो मिस्टर लैम्ब है ना, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ठीक नहीं है, वो एक अच्छे आदमी नहीं है। और डैरी हाउएवर फील्स ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब्स फिलोसफी एंड ही डिसाइड्स टू गो बैक एनीवेयर। ठीक है, उनकी जो फिलोसफी थी, उसकी जो फिलोसफी थी भाई, उससे क्या हो चुका है, वो काफ़ी अटैचमेंट उसको हो चुकी है, और वो वापस जाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, ये ध्यान रखना है। आगे चले, वो क्या अपनी मदर को बताता है क्या, कि इफ आई डोंट गो बैक आई विल नेवर गो एनीवेयर। अगर मैं वापस नहीं गया आज तो मैं और कहीं नहीं जा पाऊंगा इन लाइफ अगेन। ठीक है, ही रन्स बैक टू मिस्टर लैम्स गार्डन, वो वापस भागता है मिस्टर लैम्प के गार्डन की तरफ, डिटरमाइंड टू कीप हिज प्रॉमिस। उसने प्रॉमिस करा था मैं वापस जरूर आऊंगा मिस्टर लैम्प, तो अपने प्रॉमिस के चक्कर में जो है वो वापस जाता है, ताकि उसका प्रॉमिस बना रहे, टूटे ना। लेकिन जैसे ही डैरी पहुंचता है मिस्टर लैम के गार्डन में, ये देखता है कि जो मिस्टर लैम है वो लैडर पर चढ़े हुए हैं क्रैब एप्पल्स को पकड़ने के लिए। सडनली द लैडर इज स्लिप्स, जो लैडर है वही वो स्लिप हो जाता है, एंड मिस्टर लैम फॉल्स टू द ग्राउंड, और जो मिस्टर लैम है वो ग्राउंड पर ऐसे गिर जाते हैं। एंड डैरी रन्स टू हिम, और डैरी जो है पहुंचता है उनके पास, बट इट इज टू लेट, और ठीक है बहुत लेट हो जाता है, कि जो लैम है वो डेड हो जाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान मर जाते हैं। समझ गए भाई तुम? अब डैरी जो यहाँ पर उसका दिल बड़ा टूट जाता है, रियलाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मिस्टर लैम्स लेसन, और जो मिस्टर लैम ने लेसन दिए डैरी को, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर जो है समझता है वो, और रियलाइज करता है। मतलब द प्ले एंड्स विद डैरी विपिंग बिसाइड मिस्टर लैम्स, लिविंग द ऑडियंस विद अ सेंस ऑफ लॉस एंड रिफ्लेक्शन। तो होता क्या, जो प्ले ये एंड होता है ना, तो ये कैसे एंड होता है, कि विपिंग बिसाइड मिस्टर लैम, कि जो डैरी है वो रो रहा है भाई, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है मिस्टर लैम के पास, और एक ऑडियंस जो रीडर है वो एक उसको एक सेंस कराते हैं किस चीज़ का, लॉस का और रिफ्लेक्शन का, कि भाई जो भी होता है उसका रिफ्लेक्ट करो अपनी लाइफ में। ठीक है, और एक जो खोने का फियर क्या होता है, खोने का डर क्या होता है, उसके बारे में सेंस कराता है ऑडियंस को। समझ गए भाई? बात करते हैं अगले चैप्टर के, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। देखो भाई, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड क्या है ये, तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है ना, कंसिस्ट ऑफ टू ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव्स, में दो ऑटोबायोग्राफी है। पहली जिसका नाम है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जिटकाला सा, जो कि नेटिव अमेरिकन वुमेन है। उसके बाद वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बाम्मा, जो कि एक दलित वुमेन है फ्रॉम तमिलनाडु, जो कि इंडिया में है। ठीक है, तो दोनों
स्टोरी हमको पढ़नी है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कुछ सीख देगी आपको। बोथ स्टोरीज हाईलाइटिंग ऑपरेशन मतलब किस पे अत्याचार होना और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताती है, एंड द फाइट फॉर डिग्निटी मतलब कि भाई तुम गरिमा इज्जत के लिए कैसे लड़ाई करनी पड़ती है, वो आपको दिखाया जाता है इन दोनों स्टोरी के अंदर, हाईलाइट करती है इन डिफरेंट कल्चरल सेटिंग। ठीक है भाई, अलग अलग कल्चर में किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन ये सब फील होता है, ये स्टोरी जो है हाईलाइट करती है। ठीक है, आगे चले बात करते हैं फर्स्ट की, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जिटकाला सा, नेटिव अमेरिकन। बैकग्राउंड का जिटकाला सा जो है ये, है ना, एक नेटिव अमेरिकन राइटर है, एक्टिविस्ट है, और जिटकाला सा का ये दूसरा नाम भी है, ध्यान रखना। ठीक है, गर्टरूड सिमंस बोनिन, और शी वाज सेंट टू अ मिशनरी स्कूल। उनको कहाँ भेजा जाता है, एक मिशनरी स्कूल में भेजा जाता है, जो कि एक वाइट पीपल इसको रन करा करते थे, वेयर शी फेस्ड कल्चरल ऑपरेशन, जहाँ पर इनको जो है कल्चरल ऑपरेशन देखने को मिलता है। मतलब ये जो जिटकाला सा है इनका कल्चर अलग है ना, और जो ये वाइट पीपल है इनका कल्चर अलग है। तो यहाँ पर वो क्या देखने को मिलता है, कल्चरल ऑपरेशन देखने को मिलता है। मतलब कल्चरली जो है इनको टारगेट करा जा रहा है, किसको, चिटकाला सा को। ध्यान रखा, जो नेटिव अमेरिकन पीपल है ना, नेटिव अमेरिकन पीपल वो ब्लैक लोग हैं, ध्यान रखना है। जो गोरे लोग हैं तो यूरोप के हैं, समझ रहे हो। तो ये अमेरिका में उन्होंने कब्जा करा, तो नेटिव अमेरिकन जो लोग थे इनको दरकिनार करते गए, अपने कल्चर में इनको ढालते गए, है ना। तो कल्चरल ऑपरेशन इनको देखने को मिला। आगे चले, तो स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है देखो। द स्टोरी बिगिंस विद जिटकालासा अराइविंग एट द बोर्डिंग स्कूल फॉर नेटिव अमेरिकन्स। ठीक है, तो बोर्डिंग स्कूल में अराइव होती है कौन, जिटकालासा, जो कि नेटिव अमेरिकन के लिए था। और शी डिस्क्राइब्स द कोल्ड वेदर, स्ट्रेंज कस्टम्स एंड स्ट्रिक्ट रूल एट द स्कूल। तो डिस्क्राइब करते कि भाई बहुत कोल्ड वेदर था, स्ट्रेंज कस्टम्स थे, रूल वगैरह थे, मतलब स्ट्रिक्ट रूल और स्ट्रेंज कस्टम थे वहाँ पे जो लोग फॉलो करा करते थे स्कूल के अंदर। द रिंगिंग बेल्स एंड लाउड नॉइसेस मेक हर फील ओवरवेल्म्ड एंड ट्रैप्ड। जो रिंगिंग बेल्स थी, जो लाउड नॉइसेस थी स्कूल के अंदर, वो काफ़ी भाई इसको ट्रैप्ड लग रही थी, काफ़ी ऐसा लग रहा था जब मैं कहाँ फंस गई मैं। ठीक है, आगे चले देखो। ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, अब भी बड़ा इंसिडेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट होता क्या, जिटकालासा डज नॉट अंडरस्टैंड द डाइनिंग एटिकेट। तो यहाँ पर कुछ डाइनिंग एटिकेट चलते हैं कि भाई पहली बेल बजेगी तो ये करना है, दूसरी बेल बजेगी तो ये करना है, तीसरी बेल बजेगी तो ये करना है। बट नहीं पता ना इसको, किसको, जिटकालासा को। तो डाइनिंग एटिकेट को पता नहीं है, तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जाके ये बैठ जाती है। ब्रेकफास्ट करने गई, कुर्सी खींची और बैठ गई। अनअवेयर दैट स्टूडेंट मस्ट वेट फॉर बेल टू सिट एंड ईट। और क्योंकि इसको नहीं पता था, अनअवेयर थी कि भाई स्टूडेंट्स को बेल कब, जब जोन सी बेल बजेगी उस हिसाब से क्या करना है, बैठना है और खाना है। ठीक है, और अ वाइट वुमन स्टेयर्स एट हर, जो वाइट वुमन है वो उसको घूरती है और मेकिंग हर फील अनकंफर्टेबल एंड एलिनेटेड। ठीक है ना, तो एक वाइट वुमन से घूरती है जिससे अनकंफर्टेबल हो जाती है झटका लजा, और एलिनेटेड फील करते हैं, मतलब अलग अलग फील करती है थोड़ा सा। और सुनो, जिटकाला सा लर्न्स दैट द वाइट वुमेन प्लान टू कट हर हेयर। फिर अब जिटकाला सा भाई उसको समझती है, उसको कैसे सुनाई आती है क्या, कि जो वाइट वुमेन है ना उसके हेयर को कट करने की सोच रही है। अब जो जिटकाला सा का जो कल्चर है, यहाँ पर जो लॉन्ग हेयर होते हैं ना वो सिंबल होते हैं स्ट्रेंथ एंड ऑनर का, इज्जत, इज्जत और शक्ति का सिंबल होते हैं। ओनली कैप्चर्ड वॉरियर्स एंड कोवर्ड्स हैव देयर हेयर कट। ठीक है, और बताती है कि भाई जो कोवर्ड होते हैं ना, और जो वॉरियर्स होते हैं वही अब क्या करते हैं, अपने हेयर कटवाते हैं और छोटे छोटे हेयर रखते हैं। जो कायर होते हैं, कवर्ड्स मतलब कायर, और जो वॉरियर्स होते हैं वो अपने बाल छोटे छोटे रखते हैं, समझ रहे हो, उनके कल्चर में। आगे सुनो, शी हाइड्स अंडर अ बेड। अब भाई बचेगी, अब वो उसको पता चल गया मेरे बाल कटने वाले हैं, तो अपने आप को बेड के नीचे जाके छुपाती है टू अवॉइड द हेयर कट, बट शी इज ड्रैग्ड आउट बाय फोर्स। ठीक है, तो बस उसको लोग ढूंढते हैं, वाइट लोग सारे, तो उसको जो है बेड से जो है बेड के नीचे से ड्रैग कर लेता है फोर्सफुली। और सी स्ट्रगल्स, क्राइज एंड रेसिस्ट। ठीक है, बहुत स्ट्रगल करती है, रोती है और रेसिस्ट भी करते हैं, बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर थिक ब्रेड्स आर कट ऑफ। जो उसकी ये बाल हैं वो कट जाते हैं, और वो फील करती है एक डिफीटेड एनिमल की तरह, कि एक हारा हुआ एनिमल, ठीक है, एक जानवर की तरह उसको फील होता है। लूजिंग हर स्पिरिट एंड आइडेंटिटी, क्योंकि लंबे बाल उनकी स्पिरिट, उनकी आइडेंटिटी है, तो वो खो चुकी है इस चीज़ को। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इतना है। अब नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बाम्मा।
तो बामा एक दलित दलित राइटर है तमिलनाडु से, और शी नरेट्स एन इंसिडेंट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड के टाइम का जो है इनका इंसिडेंट है, उसको नरेट इन्होंने करा है। वेयर शी रियलाइज द हार्श रियलिटीज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हार्श रियलिटीज को ये रियलाइज करते, जो कि बचपन में इनको नहीं पता था, इसके भाई इनको बताता है, तब जाके समझ पाते, जब जाके उन्होंने स्टोरी लिखी अपने चाइल्डहुड की, है ना। समझ आएगा आपको ऐसे आगे बढ़ोगे। देखो, एज अ चाइल्ड बामा enjoyed walking home from school taking time to watch। ठीक है भाई, टेकिंग टाइम टू वॉच। भाई देखो क्या था कि नॉर्मल टाइम कम लगता था स्कूल से घर जाने में, लेकिन जो है ये आधे से 1 घंटे में स्कूल पहुंचती थी बामा जी, ध्यान रखना है, क्योंकि इनको रास्ते में जो जो होता था उसको ये मजे लेते हुए जाती थी, मतलब देखते हुए जाती थी। तो परफॉर्मिंग मंकीज, स्ट्रीट वेंडर्स, टेम्पल रिचुअल्स को देखती थी। पीपल पीपल सेलिंग फूड्स, फ्रूट्स एंड स्नैक्स, तो लोग ये बेच रहे, तो इनको मजा आता था भाई, टेकिंग टाइम टू वॉच ये सब चीजें जो बताया मैंने। पॉलिटिकल स्पीचेस हो गई, स्ट्रीट प्लेज हो गए, रास्ते पे कुछ नाटक वाटक हो रहे, प्ले हो रहे हैं, पॉलिटिकल स्पीच चल रही है, उसको देखने में मजा आता था। शी वुड वंडर फॉर आवर्स एंड लॉस्ट इन द एक्साइटमेंट ऑफ विलेज लाइफ, तो विलेज की जो लाइफ है उसमें एक्साइटमेंट में ये खो जाती थी। ठीक है, मतलब आनंद में हो जाती थी पूरी। अब एक दिन की बात है, होता क्या है, बामा ना एक एल्डर पर्सन को देखती है अपने से, ठीक है, जो कि उन्हीं की कम्युनिटी से था, ध्यान रखना, जो कि एक फूड पैकेट को कैरी करके चल रहे थे, बहुत अजनबी तरीके से, एक स्ट्रेंज वे में। कैसे? ही होल्ड्स इट बाय, जो पैकेट था ना, फूड पैकेट था, उसको कैसे होल्ड कर रखा था? इट बाय द स्ट्रिंग, केयरफुल नोट टू टच इट, ठीक है ना। उसको ऐसे पकड़ रखा था फूड पैकेट को, जो उनकी बॉडी से टच ना हो, और उसको होल्ड कर रखा था स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? जो फूड पैकेट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये फूड पैकेट है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा ये होता है, रस्सी टाइप जो होता है, ठीक है ना, उससे पकड़ के चल रहे थे कि उनकी बॉडी से टच ना हो। जैसे हम यूं पकड़ के चलते हैं तो हमारे कभी यहाँ लग जाता है, कभी यहाँ टच हो जाता है, तो उनकी बॉडी से टच ना हो, इसलिए वो ऐसे पकड़ के चल रहे हैं, स्टेंस तरीके से चल रहे हैं। और क्वेश्चन आता है यहाँ से, ध्यान रखना है, बता दिया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वॉच एज ही बोज एंड हैंड्स द पैकेट टू अ लैंडलॉर्ड, और वो देखती है, काफी चौंक जाते हैं, काफी उनको उनको तो मजा आता है, मतलब देखते फनी लगता है काफी, कि भाई वो जो लैंडलॉर्ड है उनको वो पैकेट, लैंडलॉर्ड को पैकेट दे देता है, और जो लैंडलॉर्ड है टेक्स द फूड एंड ईट्स इट, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड है वो फूड को लेता है और उसको खा लेता है, विदाउट एनी कंसर्न, कोई चिंता के बिना, कोई चिंता के उससे लेता है और खा लेता है लैंडलॉर्ड। अभी अपने भाई को बताएगी घर जाके देखो। अब आगे क्या होता है, अब वो घर जाते हैं और ये सब बातें जो अपने बड़े भाई को बताती है, कि उस किस किस प्रकार से जो एक एल्डर पर्सन था, है ना, उसने कितने फनी वे में जो एक पैकेट को कैरी कर रखा था। बट वो तो नादान है, बच्ची है, बट उसको नहीं पता नहीं सब चीजें। लेकिन अब उसका ब्रदर ब्रदर जो है, ब्रदर ब्रदर कह रहा हूँ, ब्रदर जो है, भाई जो है, वो एक्सप्लेन करता है असली सच्चाई क्या है। उसका भाई बताता है कि जो एल्डर था ना, जो तुमने देखा था, वो दलित था, हमारी कम्युनिटी का था, और कुड नॉट टच द फूड, जो फूड को टच नहीं कर सकता था, क्योंकि इट वॉज मीन्ड फॉर एन अपर कास्ट पर्सन, क्योंकि जो फूड था वो किसके लिए था? एक अपर कास्ट पर्सन के लिए था, जो लैंडलॉर्ड था वो अपर कास्ट का बंदा था, तो वो उसकी बॉडी से टच ना हो जाए वो खाना, है ना, इसलिए जो उसने अजनबी तरीके से स्ट्रिंग से पकड़ रखा था, ठीक है ना, समझ आया। और बामा जो है भाई वो काफी गुस्सा हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है इस चीज से, क्योंकि उसको पता ही नहीं था चीजें, और वो क्वेश्चन करते हैं अपने भाई से कि दलित आर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, कि जो दलित है वो क्यों अनटचेबल की तरह ट्रीट करा जाता है उनको, इवन और इवन व्हेन देयर हैंड्स आर क्लीन, और कि उनको जो हाथ है वो साफ है फिर भी, है ना भाई। तो क्वेश्चन करती है ये, अब उसका भाई को जो ना कुछ बताएगा, देखो क्या बताएगा, कि बामास ब्रदर टेल्स हर, अब उसका बामा का जो भाई वो बताता क्या बताता है, कि इफ वी स्टडी एंड सक्सीड, अगर हम पढ़ाई करते हो सक्सीड हो जाते हैं, पीपल विल रिस्पेक्ट अस, लोग हमारी इज्जत करेंगे। नॉलेज इज पावर, जो नॉलेज है वो पावर है, एंड एजुकेशन कैन हेल्प ब्रेक कास्ट बैरियर्स, जो एजुकेशन है ना, ये जो हेल्प बैरियर्स है इसको खत्म करने में मदद करती है। और बामा डिसाइड टू स्टडी हार्ड, बामा को बस समझ आ गया, बहुत मजे में लेते आती थी ना ये रास्ते से, तो इसलिए क्या कर, अब इनने सोच लिया कि भाई अब मैं करूंगी बहुत मेहनत, करूंगी स्टडी हार्ड, ठीक है, जो तुमसे नहीं हो रही है ना। तो डिटरमाइन टू ओवरकम कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, जिससे अब इसको समझ आ गया, पढ़ाई करूंगी जिससे जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन जो हम पर होता है इसको खत्म करूंगी। और शी लेटर बिकम अ राइटर गिविंग वॉइस टू दलित स्ट्रगल्स, ठीक है ना, तो बाद में एक राइटर बन जाती हैं, और दलित स्ट्रगल जो उन्होंने फेस करे हैं उसकी एक आवाज बनती है, ये जो दलित स्ट्रगल होते दलितों के साथ उसके लिए आवाज बनी है कौन? बामा। समझ आया भाई? तो इसी के साथ ये जो
विस्तास बुक के जितने भी चैप्टर्स सब कवर हो जाते हैं। काफ़ी ईजी वे में अच्छे तरीके से हमने समझने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ भी आया होगा। किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप दोबारा देख सकते हो, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।